नमस्कार नमस्कार आप। हाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस एक उद्देश्य के साथ शुरू हुआ है सर, जिसमें हम अकल्ट की सारी जो भी मोडालिटीज हैं, विद्याएं हैं, सभी गुण विद्याएं, जैसे ज्योतिष हो गया, वैदिक ज्योतिष, केपी, लाल किताब, नंदिनी नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी, फिर वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, सर हर तरह के जो भी अकल्ट की ब्रांचेस हैं, उन सबके एक्सपर्ट्स को हमारे प्लेटफॉर्म पर यहाँ ला रहे हैं। और आज आपका हमें मतलब लाभ मिलेगा, ग्रुप के सदस्यों को लाभ मिलेगा, इसलिए हम आभारी हैं आपके। और ग्रुप के सभी जो भी मेंबर से ज्वाइन किया है, हम उनके भी आभारी हैं। तो आज नीतू मैडम और नरेंद्र गर्ग साहब ने टॉपिक जो चुना है वो वैदिक ज्योतिष में संतान सुख के लिए डिस्कस करना है। ये आज की बड़ी जटिल समस्या हो गई है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है। और नरेंद्र गर्ग साहब के बारे में तो बहुत कुछ मतलब सुन रखा है, पर आज मतलब मेरा सौभाग्य रहेगा कि सर से मतलब वैदिक ज्योतिष का ये टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। जैसे 1 लाख से ज्यादा यूट्यूब पर फॉलोअर्स है उनके, और इनकी ये चौथी पीढ़ी है, मतलब लेगेसी 100 साल के ऊपर हो गई ना फिर तो। क्या चीज सर? लेगेसी मतलब आपके हाँ, परंपरा। ये हमारा खानदानी काम है और लंबे समय से हम कर रहे हैं और हमेशा से यही काम रहा है हमारा। पुश्तैनी काम है तो वैदिक ज्योतिष। हम्म। बहुत अच्छा, बहुत। तो नीतू मैडम, आप भगवान को याद करके आज का थोड़ा वंदन कर लीजिए और फिर आज के क्लास का हाँ, ये प्रारंभ करें। स्टूडेंट स्टूडेंट और जुड़ जाए, थोड़ा सा समय लेते हैं, 5 मिनट का समय ले लेते हैं हाँ, और अभी वो, हाँ पहले अभी वंदना हाँ, वंदना जो करें। भी है कर लीजिए। हाँ। हम्म। सबसे पहले हम अ, भगवान जी को याद करते हुए गुरु वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो जैसा कि पंड्या सर ने बताया, हमारे नरेंद्र गर्ग सर, मैं तो इनको बहुत सालों से जानती हूँ और इनके मतलब 5,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को इन्होंने पढ़ा रखा है। जैसा सर ने बताया, इनका पुश्तैनी काम है। सर को खुद को 10 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है। सर ना सिर्फ वैदिक ज्योतिष बल्कि केपी एस्ट्रोलॉजी, सब तरह की वास्तु, मॉडर्न वास्तु, वैदिक वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, 45 देवतास वगैरह सब चीजें, मुहूर्त शास्त्र, अष्टक वर्ग, मतलब यू नेम द सब्जेक्ट है, सर सब चीज पढ़ाते हैं। और जैसे बताया कि 1 लाख से भी ऊपर इनके फॉलोअर्स हैं। इनका यूट्यूब पे सिल्वर प्लान बटन है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि सर हमारे बीच में हैं। और सर, अभी शुभारंभ कर किया जाए जरूर तो। जरूर जरूर। हाँ, 2 मिनट का समय और लेते हैं, कुछ और लोग जुड़ जाए हैं। सर रिकॉर्डिंग मिल जाती है, लोग थोड़े कम आ पाते हैं लेकिन रिकॉर्डिंग में दिखते हैं सब। तो शुरू कर लेते हैं। जरूर 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 जरूर, एक सेकंड। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? एकदम परफेक्ट सर। ठीक है। ओके। तो आपने मेरे को होस्ट बना दिया क्या? जी सर। धन्यवाद आपका नीतू जी। तो सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आज का जो विषय है संतान का, हमने जो चूज किया है वो, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और मेरा जो कम्युनिकेशन है वो भी आपको समझ में आएगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो सब लोग सीख रहे हैं, कभी भी ज्योतिष की कोई भी क्लास हो, कक्षा हो, कभी ये मत सोचिए कि मुझे जो है वो एक्सपर्ट हूं मैं, या मैं ये क्या सीखना। हमेशा याद रखिए, हम सब विद्यार्थी हैं, क्योंकि ज्योतिष एक अथाह सागर है और उस सागर में हम सब लोगों को कुछ कुछ आता है। और जब हम इस कुछ कुछ को मिला लेते हैं ना, तो बहुत कुछ बन जाता है। तो इसीलिए क्या है कि कभी भी अपने को बहुत बड़ा महान समझने की जरूरत नहीं है। ना मैं हूं, ना आप हैं, ना कोई है। तो इसलिए हम सब क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान को साझा कर रहे हैं। आज मैं कुछ दो बातें बताऊंगा, हो सकता है कि मेरी इन बातों में आप सुधार करके मुझे कुछ और नया सिखा दें। तो इसलिए हमेशा ही एक टीचर सिखाता नहीं है, सीखता भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आज का जो हमारा विषय है वो संतान का है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इसके लिए मैंने छोटी सी एक पीपीटी भी बनाई है और
थोड़ा सा धैर्य भी रखना जरूरी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको पूरा ब्रीफली लेवल से समझाता हूँ, 1 घंटे का समय ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो 1 घंटे थोड़ा सा है ना। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि आप जो है वो 1 घंटे अगर मेरे से जुड़े हुए रहेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, मेरा पर्सनल अनुभव भी है। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, जहाँ पे मैं पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, तो मेरा 10 वर्षों का तो एक्सपीरियंस वहीं पे भी है, ठीक है। तो इसलिए आज की जो क्लास है उसको प्रारंभ करते हैं, और एक स्क्रीन को मैं शेयर कर देता हूँ मेरी, एक सेकंड। नीतू जी, मेरी स्क्रीन आ रही है क्या, जी, देखिए। जी सर, आ रही है। ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अब देखो, जो मैं अपनी अनुभव की बात बताता हूँ, चाइल्ड बर्थ जो है उसमें जो ज्यादातर ज्योतिषाचार्यों के पास जो कुंडलियां आती है, मैं भी एक ज्योतिष का काम करता हूँ, तो वो प्रॉब्लम के समय ही ज्यादातर आती है, ठीक है ना, ठीक है ना, प्रॉब्लम के समय ही आती है। तो जो जनरल है वो भी प्रेडिक्शन है, लेकिन हम लोग जो है उस चीज को उस लेवल से लेके चलते हैं जहां से हमें ये पता चले कि हम कौन से बिंदुओं पे ध्यान दें। अगर आपके पास कोई कुंडली आई है तो उसको कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे चाइल्ड बर्थ के ऊपर। अभी अपन कितने लोग हैं यहाँ पे, 21 है, जिसमें से कुछ अपन होस्ट मिला के मान लीजिए 19 लगभग लोग हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, मैंने एक सेमिनार के अंदर गया था, तो बहुत सारे हमने वहां पे भी प्रेजेंटेशन दिया था, तो बहुत सारे लोग वहां पे उपाय बता रहे थे, ठीक है ना, उपाय बता रहे थे। हमने भी कुछ उपाय बताए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप सब अनुभवी व्यक्ति हैं, कि संतान का क्या उपाय होता है या फिर योग होता है? पहले आप चैट बॉक्स में कमेंट करिए कि संतान का उपाय होता है या फिर योग होता है। इससे आपको समझ में आएगा कि हम मैं कहना क्या चाहता हूं, मुझे भी समझ में आएगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं। कि संतान का, प्लीज आप हेजिटेट मत होइए, अगर आप कमेंट करने में हेजिटेट होंगे ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस चीज को आगे नहीं सीख सकते। इसलिए प्लीज आप जो है वो कमेंट करिए, एवरीवन पे कमेंट करिए, है ना। देखिए, जैसे कि हाँ, नीतू जी ने कहा योग होता है, रोशन जी ने कहा योग होता है, रोशन नरेश ने, बाकी लोग भी कमेंट करिए। पता चलेगा कि हाँ, हम लोग कितने एक्टिव हैं और क्या जानना चाहते हैं। हमेशा याद रखिए कि एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो दूसरे एस्ट्रोलॉजर से बात करेगा तो सीखेगा। तो अभी जैसे कि रोशन जी ने कहा, नीतू जी ने कहा योग होता है, इसका मतलब कि पहले हमें योग देखना है, उपाय नहीं करना है। अब इंटरनेट पे हजारों उपाय भरे पड़े हैं संतान के लिए, बहुत सारे लोग सेमिनार के अंदर भर भर के उपाय बताते हैं। तो क्या हमें उपाय करना चाहिए या योग? पहले हमें योग देखना चाहिए। तो इसका मतलब पहली सीढ़ी योग है, जो योग ही हमें क्या बताएगी कि संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला तो एक चीज ये कि हमें योग देखना है। अब जो संतान के लिए स्पेशल क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट का मतलब आप समझ गए। भाई सीधी सी बात है, अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो एक पुरुष और एक स्त्री, लेकिन इन दोनों का जो कैलकुलेशन है, जो पहली सीढ़ी है वो है विवाह। तो विवाह होना, अब बिना विवाह के भी संतानें होती है, लेकिन वो जनरल नहीं है, ठीक है। अपन जो जनरल बात करेंगे वो तो है कि भाई विवाह के बाद ही संतान, ठीक है, फालतू के झंझट में नहीं फंसेंगे। तो विवाह जो है उसके लिए मिलाया जाता है कुंडली मिलान। तो सबसे पहले सीढ़ी है कुंडली मिलान, यानी कि कुंडली मिलान। अब कुंडली मिलान में आप सबको पता है कि एक नाड़ी होती है जो बहुत बड़ा रोल निभाती है, यानी कि नाड़ी जो दोनों के मिलान से, मिलाप से संतान का योग बनाती है। योग, बात योग की कर रहा हूं, अभी उपाय की भी करेंगे। पहले योगों की बात, कि आपके पास अगर कोई कुंडली आती है, तो अब आपके पास कुंडली आई, बहुत सारे लोग मेरे को भी कुंडली भेजते हैं, कहते हैं गुरुजी मेरे बच्चा कब होगा। अब आप देखिए, आपको जब संतान का योग देखना है, क्योंकि आपने खुद ने कहा है कि योग देखना है, मैंने तो कहीं नहीं कहा। तो जब योग देखना है
तो आपको कुंडली मिलान पहले करनी है। अब कुंडली मिलान में आपको क्या करना है कि दोनों लोगों की कुंडली देखनी है। इसका मतलब कि संतान का योग दोनों लोगों के पास है, पुरुष के पास भी और स्त्री के पास भी। अकेला पुरुष जो है वो संतान नहीं दे। इसका मतलब क्या है कि अगर पुरुष के योग है तो संतान के, लेकिन स्त्री के योग नहीं है तो इसका मतलब संतान नहीं हो सकती। कई बार आप मेडिकल में जाते हो तो वो कहते हैं ना भाई लेडीज तो प्रिपेयर है लेकिन इसके जो है शुक्राणु नील है। वो कहते हैं कि लड़का तो सही है लेकिन लेडीज के जो है फ्लोपियन ट्यूब बंद है। वो मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि हमें दो कुंडलियां चाहिए, दो कुंडलियां, एक पुरुष की और एक स्त्री की। तो जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो वहां पे नाड़ी हमें पहला पॉइंट है। बहुत सारी बार नाड़ी के बिना भी काम हो जाता है, लेकिन नाड़ी इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कि आपको वहां पे फाइनल करते। तभी तो नाड़ी के जो 8 बिंदु हैं वो फिक्स है। इसमें 1 2 3 ग्रह मित्र की तरह नहीं है कि भाई 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, नहीं। नाड़ी फिक्स है। और नाड़ी को कोई कोई उपाय भी नहीं होता, ठीक है ना। कहने वाले कुछ भी कर। तो एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो बुकुट के अंदर, आपको देखा होगा आपने, बुकुट के अंदर आपका एक नव पंचम योग भी होता है। मुकुट में 3 तरह के योग होते हैं, जिसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सब लोगों की, आप सब लोग एक्सपर्ट हैं। और मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ कि ये बुकुट बुकुट ये सब चीजें ज्यादा आपको आती नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है आपको आती है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं संतान की बात करें तो उसमें भी एक नव पंचम योग जो होता है वो मिलना चाहिए। दो चीजें हो गई, ठीक है ना। अब हमने दोनों जो पॉइंट है उसको ले लिया। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या है, एक मांगलिक भी चीज आती है। मांगलिक बहुत सारे लोग कहेंगे विवाह के लिए नहीं, उसका एक संतान में रोल है, ठीक है ना। देखो ये चीजें कहाँ से आती है, ये हम जब पढ़ते रहते हैं तो अनुभव से आ जाती है। कुंडलियां देखते रहते हैं तो अनुभव से आती है। क्या आप कोई बता सकता है, आप में से, मैं आप में से पूछ रहा हूं, ठीक है ना, प्लीज, है ना, कि मांगलिक जो है वो पहले घर में भी होता है, चौथे में भी होता है, सातवें में भी होता है, आठवें में भी होता है और 12वें घर में भी होता है। कौन से भाव का मांगलिक जो है वो संतान को रोक सकता है? चैट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि मैं आपको सोने नहीं दे सकता, एनर्जी बना के रखनी है। प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन सा घर का मांगलिक जो है वो आपको, अगर नहीं आता है गलत भी कर दीजिए। अगर आप गलत करेंगे तो हो सकता है वही सही हो जाए। बहुत सारे लोग गलत राशिफल भी तो बनाते हैं ना, मेष राशि वालों तुम्हारा तो भाग्य उदय होने वाला है। अब इतनी बड़ी धरती के ऊपर किसी का हो जाता है तो कहते हैं हाँ भाई हो गया हमारा तो काम है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं, एवरीवन पे कमेंट करिएगा। ठीक है। देखिए नीतू जी ने बताया 7 और 8, तो बाकी लोग भी बताइए। मैं आशा करता हूं कि बाकी लोग भी आप एक्टिव हैं। देखो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सर पता पता नहीं है लोगों को, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, आड़ा टेढ़ा जवाब दीजिए। इसमें आड़ा टेढ़ा जवाब देने से क्या होता है कि उनकी एक्टिवनेस आती है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सर ठीक है ना, इसलिए ठीक है। हैंडराइज के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप पहले कोई हैंडराइज ना करें। अपन ये आप लिख लीजिए, अपन क्या क्लास का एक जो रूटीन चल रहा है ना, इसलिए अब आपका जो डाउट है वो लिख लीजिए। अपन क्यूएनए में कर लेंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरी अगर कोई वॉइस से, मेरे कोई वीडियो से कोई दिक्कत आती है तो नीतू जी को बोलिए वो मेरे को बता दे, बस रिक्वेस्ट इतना है, ठीक है। बाकी अपन अपना आपका जो भी डाउट होता है वो लास्ट में करें। जैसे कि नीतू जी ने कहा 7 और 8, रोशन जी ने कहा 7 और 8, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप 4th हाउस का जो मांगलिक होता है, 5वें का 12वां है चौथा, ठीक है। वो जो है वो मांगलिक बहुत बड़ी अड़चन पैदा करता है। दूसरा जो चौथे घर के अंदर जब मंगल होता है तो आदमी के पास बहुत धन होता है। और आपने देखा होगा कि कई बार धनवान लोगों के संतान की दिक्कत आती है, रोड पे बैठे गरीबों के पास तो कोई कमी नहीं है। कहते हैं ना कि खेत पानी को तरसता है मेरे देश में और नदियों में पानी बरसता है मेरे देश में। बेचारे जो अमीर हैं, जिनके मंगल चौथे घर में भयंकर प्रॉपर्टी है, कहते हैं इकलौते बाप की बेटी या बेटा। तो चौथे घर का जो मांगलिक है, अगर वो किसी, मतलब जैसे आपने दो कुंडली मिलान करे, लड़का और लड़की, लड़की चौथे घर की मांगलिक है, लड़का मांगलिक है ही नहीं, तो उसमें मांगलिक दोष बन जाता है। मांगलिक सर अगर वो एक मांगलिक, हाँ सर एक सेकंड जरा मैं रोक रही हूँ। बोलो एक जी। विवेक जी, आप जरा अपना जूम हैंड रेज करिए तो मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। वो कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी जरूर। आप जरा
करिए अपना जूम हैंड रेस। विवेक जी, आप जूम हैंड रेस करेंगे तभी मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, अभी आप मुझे अनम्यूट किया। मैडम, आपने हाँ है ना हाँ। डिसेबल किया हुआ था, इसके लिए चैट नहीं आ रहा है किसी का। आपने अच्छा। सेटिंग में सबका डिसेबल किया हुआ है, ये बोलना चाहता था मैं। ध्रुव, हाँ, जरा बेटा, चैट डिसेबल का कर रखा है, उसको करेक्ट करिए। ध्रुव, हाँ, इनेबल अभी भी है सर। अभी हो पा रहा है? नहीं, होस्ट है डिसेबल डायरेक्ट मैसेज एंड ग्रुप चैट्स, ऐसा आ रहा है। हाँ, अभी हुआ, एनेबल हुआ। जी धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। ओके ओके विवेक जी, ये जो सॉफ्टवेयर इशू आया उसके लिए क्षमा मांगते हैं हम लोग। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। तो तो यहाँ पे देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हाँ, अब देखिए कि नीतू जी कुछ कह रहे थे आप, या स्टार्ट करूं? नहीं, सर शुरू करिए, मैं बस उन्हीं से। हाँ, ओके ओके। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फोर्थ हाउस जो है ना, मांगलिक दोष होने पे, ऐसे तो फोर्थ हाउस का मांगलिक है तो उसका कोई ऐसा पीड़ा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई पीड़ा नहीं है। अगर मांगलिक दोष में फोर्थ हाउस आता है तो आप समझ गए होंगे मेरी बात, कि जैसे लड़का और लड़की है, अब लड़का जो है फोर्थ हाउस का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है ही नहीं, तो मांगलिक दोष होगा ना, नहीं तो मांगलिक मांगलिक तो दोष ही नहीं है। उसी प्रकार एट्थ हाउस, एट्थ हाउस क्या है? सेक्सुअल रिलेशनशिप है, सेक्सुअली जो आठवां घर क्या होता है हमारा, सेक्सुअली जो इंजॉयमेंट है उसका है, ठीक है ना। तो दो जो भाव होते हैं ना, इनके तो मांगलिक दोष अगर बनते हैं फोर्थ और एट्थ के, तो जातक को संतान संबंधित दिक्कतें आने का योग बनता है। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक जो हमने देखा कि एक तो पहला स्टेप है कुंडली मिलान, वहां पे बुकुट, बुकुट में जो है नव पंचम, उसके बाद आपका जो है वो बुकुट के बाद नाड़ी। अब एक हमने जो देखा है मांगलिक के अंदर ये चीज। अब तीसरा जो पॉइंट होता है, ठीक है ना, ये तो हमने एक बेसिक से जानकारी ली। अब हम दो कुंडलियों के को कैलकुलेट कर लिया हमने, वो जो है वो प्लेटफॉर्म पार कर लिया कि हाँ, हमने जो है वो देख लिया भाई इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इससे आगे आ जाएं, अब हमारा चर्चा होती है, तो अब हमें दो कुंडलियां लेके चलनी है। हमेशा याद रखना, लड़का और लड़की की, क्योंकि लड़की संतान तभी देगी जब लड़का उसको देगा, सीधी सी बात है। क्योंकि लड़की कंसीव करेगी और लड़का कराएगा, अब लड़का कराएगा ही नहीं तो कैसे होगा, और लड़की करेगी नहीं तो कैसे होगा। तो यानी कि इस चीज को आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो अब हमें जानना है कि संतान के अंदर क्या क्या चीजें और चाहिए। देखिए, सबसे पहले कि मुख्य ग्रह कौन से हैं, ठीक है ना, मुख्य ग्रह हमेशा याद रखना। बृहस्पति, बृहस्पति संतान का कारक कहा गया है, ठीक है ना। वैसे तो पंचम घर में सिंह राशि आती है तो सूर्य भी संतान का कारक है, लेकिन बृहस्पति क्यों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि बृहस्पति को ही क्यों कहा गया है संतान का कारक। अगर कमेंट बॉक्स जो मैं पूछता हूँ वो कमेंट आप कर दीजिए, और मैसेज एवरीवन पे करना जिससे कि सबका मिल जाएगा। देखिए, ठीक है, कोई कमेंट नहीं कर पा रहा है तो अपन समय को वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखिए, बृहस्पति जो है वो जीव कारक तो है ही है, लेकिन उसको वृद्धि कारक कहा गया। वृद्धि यानी कि एक जातक के जीवन में, ठीक है, जीव कारक है वो ठीक है, वृद्धि कारक मतलब कि जातक के जीवन में जो समय से उसको जो मिल रहा है ना वो बृहस्पति देता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, कारक भाव का मतलब क्या होता है कि जो चीज आज आपको क्या चाहिए। एक लड़का है, मान लीजिए 19 वर्ष का, उसको अभी क्या चाहिए कि भाई उसको चाहिए कि उसका जो है वो अच्छे कोई कॉलेज में एडमिशन होके, या अगर उसकी पढ़ाई हो चुकी है तो बहुत अच्छी शिक्षण मतलब कहीं पे वर्किंग में, कहीं पे बहुत अच्छी नौकरी में जाए। एक 35 वर्ष का आदमी क्या चाहिए कि प्रमोशन। एक 25 वर्ष का लड़का या लड़की चाहिए कि अब शादी हो जाए। तो जो समय पे चीज होती है ना, वो बृहस्पति देता है। तो इसका मतलब कि अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं और उसके अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि भाई इसको संतान के बारे में जानकारी लूं या संतान देखूं, तो बृहस्पति के ही गोचर, बृहस्पति को ही, क्योंकि बृहस्पति इसलिए क्योंकि वो वृद्धि कारक है, अगर वो खराब है तो इसका मतलब इसकी वृद्धि स्लो है,
इसकी बार बार टाइम टू टाइम नहीं होगी, ये हर बार 5 साल के लिए लेट है। चीज ये समझ में आ गई आपको? इसके बाद जो आपका चंद्रमा है, अब आपको, आपने कभी मुहूर्त निकाला है तो उसमें भी आपको, आपने त्रिबल शुद्धि के अंदर बृहस्पति, सूर्य और चंद्र, इन तीनों के बल निकाले होंगे। त्रिबल शुद्धि में इन तीनों के बल निकालते हैं। अब आजकल क्या है ना, कि जो मुहूर्त निकलते हैं ना, वो क्या, वो कैसे निकलते हैं? वेन्यू इस दिन सस्ता मिल रहा है, निकाल दो मुहूर्त। पहले ये नहीं था, पहले वेन्यू घर ही होता था, तो अच्छा मुहूर्त निकाल देते, विवाह बहुत लंबे चलते थे। आजकल क्या है, अरे यार वो होटल इस तारीख को सस्ती है, चलो वही दिन, पंडित जी कर दो कुछ, पंडित जी त्रिबल शुद्धि मिला देते हैं। तो त्रिबल शुद्धि इन तीन ग्रहों से ही हुई है, आपको सबको पता है, बृहस्पति, चंद्र और सूर्य। तो चंद्रमा मातृत्व का कारक है, सूर्य पितृत्व का कारक है, और बृहस्पति जो है वो संतान का कारक है। तो इन तीनों के मिलान से ये नींव मुहूर्त वाले दिन से ही रखी जाती है, विवाह के दिन से ही गोद भराई कर दी जाती है। आपको पता होना चाहिए, आप सबके विवाह हुए होंगे, बच्चों के भी होंगे, कि विवाह के दिन ही गोद भराई होती है, तो वो उसी दिन हो जाता है ये सारा काम। तो एक तो यहां पे ही काम हो जाता है। तो ये तीनों का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप देखो, संतान के बारे में जो मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा सा डीप इसको सीखेंगे, बहुत फायदा। फ्री में जो मिल रहा है उसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, है ना? मैं तो यही मानता हूं। अब जब हमने ग्रहों को देख लिया, अब हमारे पास आ जाते हैं भाव, क्योंकि भाव भी तो है ना? अब संतान में सबसे जो प्राइम भाव है, प्राइम यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, वो है फिफ्थ हाउस, पांचवा घर। मुख्य संतान का है, सभी संतानों का है, प्रथम संतान का है। तो जो फिफ्थ हाउस है, वो आपको संतान के बारे में बताता है, ठीक है ना, कि संतान होनी या नहीं। अब फिफ्थ हाउस में अगर कोई दोष होता है, कोई तकलीफ होती है, तो वो पीड़ा हमें आती है, उसका अपन निवारण करते हैं, ठीक है। इसको पर अभी क्या करते हैं, अभी अभी के लिए एक बार इसे वो साइड में रख देते हैं, क्योंकि पहले आप जब पूरा सीखेंगे तो आपको आ जाएगा। मैं आपको कुछ कैलकुलेट करके भी बताऊंगा। धैर्य रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि जब धैर्य होगा तभी सीखेंगे। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो धैर्य रखने से सीखा जाता है, अपने को शून्य समझ के सीखा जाता है। जिस दिन आप जहां पे बैठते हो, अपने को ये मान के सीखो। मैं भी यही करता हूँ, अगर मैं आपकी तरह होता, आपकी जगह होता, तो मैं अपने आपको जीरो मान के कि नहीं, ये आज मेरे गुरु हैं और इनसे ही सीखना है। तो जब हम अपने को शून्य मान के सीखते हैं तभी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए तो फिफ्थ हाउस जो है वो संतान का मुख्य भाव है, ठीक है, हो गया हमारा काम। अब जो मेन चीज क्या है, कि नाइन्थ हाउस वो क्या है, भाग्य। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, मान लीजिए संतान की दिक्कत आ रही है, डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, ये दवाई लो, हो जाएगा 1 साल में। इसका मतलब क्या है? 1 साल में हो जाएगा, इसका मतलब उसने भाग्य देखा है, उसको पता है कि हाँ ये दवाई काम करेगी, 1 साल बाद रिजल्ट आएगा। इसका मतलब उसने भाग्य देखा है, वो जानता है। और भाग्य मतलब कि हमारा नवा घर, इसका मतलब, और मत, और जो लोग आशीर्वाद देते हैं वो भी ये कहते हैं, दूधो नाओ पूतो फलो। हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं, 1 साल में हो जाएगा, भगवान करे आपका 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, कि भाग्य, तो भाग्य कौन देता है? नाइन्थ हाउस। तो अगर नहीं हो रहा है संतान, संतान में दिक्कत आ रही है, तो हमें ग्रहों को चेक तो करना ही है, प्लस इन भावों को चेक करना है। नाइन्थ हाउस में दोष संतान में डिले करता है। नाइन्थ हाउस में दोष क्या करता है आपको? पितरों के द्वारा कोई दोष बन जाता ना, कि पितृ दोष बन गया ये, क्योंकि वो पिता पुत्र ये सब का दोष हमें संतान को रोक लेता है, हमारी जो है संतान की जो संतति है उसको कमजोर कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, कि संतान के भाव में पांचवा और नवा। क्योंकि फिर हम ये भी पूछने लग जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई दंपति है, उसको 5 साल हो गया, फिर वो ये पूछने लग जाता है कि संतान कब होगा, नहीं कि हमारे भाग्य में संतान है क्या। जब इस प्रश्न का, इस ये जब ये प्रश्न बन गया कि हमारे भाग्य में संतान है क्या, तो जब भाग्य शब्द आ गया, तो नाइन्थ हाउस आ गया इसमें। तो इसका मतलब क्या है, कि हम उस नाइन्थ हाउस के अंदर देख सकते हैं पहले ही, अगर वो दंपति 2 साल के अंदर हमारे पास आ गया। मेरे पास, मेरे बहुत सारे लोगों के संतान का योग बनाया है, ठीक है ना। इवन मैं पिछले जो किसी इंस्टीट्यूट में हमने पढ़ाया भी था, उसमें भी हमने ही, उनके मालिक का भी हमने ही बना के दिया। 2 साल हमने प्रैक्टिस की, कुछ योग पाठ पूजा करा के फिर हुआ, ठीक है। तो नाइन्थ हाउस जो है वो भाग्य है। तो ये पर्सन जब कोई बोल देता है ना कि क्या मेरे भाग्य में है क्या, तो इसका मतलब है कि तुम्हें नाइन्थ हाउस को भी देखना है,
कि पांचवा घर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नाइन्थ हाउस में दोष है, इसका मतलब कि वहां पे उसको रिजोल्व करना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक पॉइंट है हमारा, तो आपको यहाँ पे ये भी जरूर ध्यान देना है। हाँ, पंचम से पंचम भी हो जाता है वैसे देखे तो। पंचम से पंचम भी है हमारा, भाग्य भी है, कि हमें लोग भविष्य के बारे में कब बताएंगे। वही तो ना, लोग कहते हैं, कई कहते हैं यार मेरा तो सब लगता है भाग ही फूट गया, इसका मतलब नाइन्थ हाउस का बहुत बड़ा दोष होगा। लोग कहते हैं ना यार मेरे भाग्य में है ही नहीं, अब मैं मेहनत करना ही छोड़ दिया, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा दोष है वो हो गया। तो नाइन्थ हाउस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इतने दिन आप मान लीजिए आपको नॉलेज हो या नहीं हो, मैं माफी चाहूंगा, मेरी बात को कोई नेगेटिव मत समझना। मैं ये मानूं कि अगर आपको नई नॉलेज है तो आपको एक चीज नई सीखने को मिली कि नाइन्थ हाउस को भी हमें देखना है, ये भी एक चीज है, ठीक है ना। अब इसके बाद जब हमने ग्रह देखे, हमने जब भाव देखे, तो एक कुंडली में ग्रह भाव और तीसरा राशियां। राशियां तो देखे, 4, 8 और 12, देखिए सारी राशियां ही संतान दे सकती है, लेकिन जिनको नहीं होती है ना उनके लिए तो सारी डिफिकल्टीज है, ठीक है। तो अपने पास जितने, देखो मैं कोई एकेडमिक पढ़ा हुआ तो नहीं, मैंने तो ये प्रैक्टिकली सब कुछ सीखा है, क्योंकि हम तो खानदानी काम हमारा, तो हम तो यहीं से बस ये चीजें आती रही, हम सीखते रहे, देखते रहे, देखते, है ना। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो, तभी मैंने ये बात कहा ना कि जो जिनके हो रहा है उनके कुछ नहीं लगता, सब कुछ हो रहा है। जिनके अटक चुका है ना उनको दिक्कतें क्या है वो चीज हमें समझना है। तो जैसे 4, 8 और 12 ये क्या है, ये फ्रूटफुल साइन है। ये जो जल तत्व राशि है ना, ये क्या है कि संतान देने वाली राशियां हैं, संतान कारक राशियां हैं। अब हमेशा याद रखना, इन राशियों में जब गुरु गोचर करता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा संतान होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती है। जैसे अभी, अभी जैसे गुरु चल रहा है आज की डेट में, गुरु मिथुन राशि में वक्री चल रहा है। जून 2026 में ये गुरु चला जाएगा आपका इसमें, क्या बोलते हैं ये, इसमें चला जाएगा आपका जो कर्क राशि में। इसका मतलब क्या है कि जो संतान के लिए जितने आप दवाई पानी, संतान के लिए जितनी कोशिशें कर सकते हो, वो आपको लाभ देगा। सबके लिए, इवन सबके लिए गोचर विश्व पटल पे ये घटना हो रही है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। तो 4, 8 और 12, अगर आपका चतुर्थेश इन राशियों में जाता है, इस सॉरी पंचमेश, माफी चाहूंगा बोलने में गलती हुई। पंचमेश अगर 4, 8, 12 राशियों में जाता है, पंचमेश अगर, और उसका नक्षत्र अगर 4, 8, 12 राशियों में जाता है, तो आपके संतान के योग बनने जबरदस्त है। यानी कि आपको आज नहीं तो कल, हो सकता है आज कोई दोष या योग कुछ किसी कारण आपको रुका हुआ है, लेकिन बाद में आपको जरूर बनेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद 1, 3, 5 और 6, यानी कि मेष, मिथुन, सिंह और कन्या, ये है बांझ राशियां, यानी कि बैरन साइन, जो आपके संतान उत्पत्ति को रोकती है। अगर आपका पंचमेश बांझ राशियों में है, उसका नक्षत्र भी बांझ राशियों में है, तो आपको संतान संबंधित पीड़ाएं आ सकती है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं जैसे माना हूं कि ये जो आपका पंचम घर है ना, पंचम घर है, ये यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, इसका मालिक है आपका कौन है, शुक्र। शुक्र जो है यहाँ पे वृश्चिक राशि में बैठा है। इसका मतलब क्या है, 8 नंबर वृश्चिक राशि क्या है, एक तरह से फ्रूटफुल साइन है। तो ये संतान देने वाली राशि है। अब जो शुक्र है वो यहाँ पे देखेंगे 13 डिग्री का अनुराधा नक्षत्र में है, इसका मतलब शनि का नक्षत्र है। शनि महाराज यहाँ पे बैठा है आपके मीन राशि में, ये भी एक फ्रूटफुल साइन। इसका मतलब कि संतान का योग बनेगा। इसका मतलब हम ज्योतिषाचार्य होने के नाते एक स्वस्थ हो जाते हैं कि नहीं यार संतान का योग तो है। हाँ देर सवेर हो सकता है लेकिन होगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे हमें एक प्लस पॉइंट मिला है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें एक प्लस पॉइंट मिला है, तो ये आपको स्वस्थ करता है। तो संतान की राशियां आपने देखी, संतान की बांझ राशियां देखी। अगर मान लीजिए यही पे क्या होता, यहीं पे अगर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे कोई वैसे तो आज सारे ग्रह ही ऐसे, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो कि जैसे पंचमेश जो है वो गुरु है, ठीक है। पंचमेश जो गुरु है वो 3 नंबर राशि में बैठा है। इसका मतलब क्या है, 3 नंबर यानी मिथुन राशि, ये एक बांझ राशि है, ठीक है ना। और गुरु जो है वो 29.54 डिग्री पुनर्वसु नक्षत्र में है। इसका मतलब पुनर्वसु गुरु का ही नक्षत्र है, इसका मतलब ये भी बांझ राशि है।
मिथुन राशि है क्योंकि गुरु का। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार गुरु तो तेरा बहुत बढ़िया है, चंद्रमा के साथ है, गुरु इसको देख रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो नरसेगिक शुभ ग्रह है ना, अगर ये अशुभ हो जाते हैं ना, तो ये राहु केतु शनि के भी बाप है। मैंने अपने जीवन में ऑब्जर्व किया है, मैंने अपने जीवन में ऑब्जर्व किया है, ठीक है ना। तो ये हमेशा ही याद रखने वाली चीज है, ठीक है। इसी ने कहा कि 5 राशियां कौन सी है, ये मैंने लिखा ना, 1, 3, 5 और 6, यानी कि मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, ये 5 राशियां मानी गई है, ठीक है। तो ये अगर इनमें हो जाता है ग्रह या उसका नक्षत्र, खास करके नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आप ना इसको बंद करो, ये जो है ना आपका, उनको बोलो ग्रुप के जो मेन ही है, ये जो है ना पेंसिल, उसको बंद करो सर, है ना। नीतू जी आप इसको बंद कराओ, बीच में कोई कर रहा है इसमें, है ना। ध्रुव बेटा जरा देखिए कि कोई पेंसिल से लिखे ना, उसको एनोटेट बंद क्या कर होता है, दीजिए। ये बंद करा दो, ठीक है ना, कोई बात वो बंद ही है ऑलरेडी। नहीं। अभी किसी सुलेखा जी ने, कोई थे, कौन थे, उन राइटिंग कर रहे थे, ठीक है, चलो छोड़िए। तो कोई बात नहीं, इससे क्या क्लास का जो एक रूटीन है ना उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, चलो कोई नहीं, छोड़िए। तो हमने अभी राशियां देख ली, अब हमने पहले ग्रह देखा, ग्रह हमारे दिमाग में बैठ गया, भाव बैठ गया, राशियां बैठ गई, ठीक है ना। हम और कुंडली मिलान हमने आ गए हैं, वहां से हम लेके आ गए हैं 3, 4 चीज। यानी कि देखो, अगर आप किसी होटल में जाते हो, तो आप किसी भी होटल के अंदर खाना खाते हो तो आप उसे 5 स्टार रेटिंग देते हो, या नहीं देते हो तो आप कुछ रेटिंग देते हो। इसका मतलब क्या है कि 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपने, आपको भी अगर कोई कैलकुलेशन करना है तो उसमें 5 स्टार बना लो, कि भाई मुझे बुकुट सही लिख गया, मुझे कुंडली मिलान हो गई, मुझे जो है ग्रह अच्छे मिल गए, मुझे यहाँ पे ये नहीं मिला या ये नहीं। जब आप ये बना लोगे ना, आपको रिजल्ट आ जाएगा। ये भी एक टिप्स है, ऐसा कुछ बनाना नहीं है लेकिन ये टिप्स होता है, ठीक है ना। इसके बाद होती है दृष्टियां, ठीक है ना, दृष्टियां। क्योंकि आप, टिप्स से ही काम होता है, ज्योतिष में खेल है टिप्स का, ठीक है ना। दृष्टियां, बृहस्पति की दृष्टि हमेशा संतान कारक होती है, क्योंकि बृहस्पति क्या है, जीव कारक भी है, प्लस क्या है, वृद्धि कारक। तो बृहस्पति की दृष्टि हमेशा ही लाभ कारक होती है। अगर हमारे पंचम भाव के ऊपर, पंचमेश के ऊपर, या पंचम भाव के नक्षत्र स्वामी के ऊपर भी, क्योंकि नक्षत्र स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर एक सरल शब्दों में कहूं, तो ये मेरा जो शरीर है, वो अगर कोई ग्रह है, तो इसका नक्षत्र अपना हार्ट है, तो नक्षत्र स्वामी इतना स्ट्रांग, ठीक है ना। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर नक्षत्र पे भी गोचर हो रहा है बृहस्पति का, तो वो हर जो हल, नक्षत्र का मतलब क्या होता है कि वो नक्षत्र स्वामी, ठीक है ना, उस पे भी अगर गोचर है तो हमें इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि नक्षत्र स्वामी वहां पे जब दिक्कत देगा तो ग्रह को अपने आप आ जाएगी दिक्कत, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि शनि राहु केतु बाधाएं देते, देखिए ये कई बार ना संतान प्राप्ति भी करवाते हैं शनि राहु केतु, लेकिन ये बाधाएं ज्यादा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। इनका कैसा है सिस्टम, अपन अभी सीखेंगे, ठीक है ना। अभी इसको भी अपन सीखेंगे कि शनि राहु केतु बाधाएं क्यों देते। देखिए शनि क्या है, स्लो है, तो हम जो आज सोचते हैं वो 3 दिन बाद मिलता है, ठीक है ना। राहु क्या है कि बने बनाए काम को बिगाड़ना है, और केतु जो है वो आकर्षण को कम कर देता है। तो संतान की जो चीजें होती है ना, इनमें इनका बड़ा रोल होता है, इनका बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अभी दृष्टियों में हमने ये देखा कि राहु केतु की दृष्टियां बाधाएं उत्पन्न करती है, शनि बृहस्पति की दृष्टि लाभ देती है। जैसे कि बृहस्पति की अगर दृष्टि आ रही है तो आप कह दो कि काम जल्दी होगा, यानी कि संतान समय पे है। राहु केतु शनि की दृष्टि है तो आप 3 साल, मेरे अनुभव से 3 साल उसमें जोड़ दो कि संतान 3 साल में डिले हो सकता है। अब मैंने कहूंगा कि सारी कुंडलियों पे हो, लेकिन मोस्टली जिनकी दिक्कत आ रही है ना, उन कुंडलियों पे आपको ये कैलकुलेशन मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज होगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है फिफ्थ हाउस का एनालिसिस, कि 5वें घर को हम कैसे एनालिसिस करें। सबसे बड़ा खेल यही पे है कि 5वें घर को हम एनालिसिस कैसे करें, क्या इसके इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना, क्या इसके इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एक कुंडली डालता हूं मैं, है ना, फिर उसके बाद इसी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां हैं, एक छोटी सी कुंडली डालता हूँ, मेरे पास आज ही आई थी, मैंने आज ही संतान के लिए ही आई थी मेरे पास, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ।
देखिए, अब ये एक कुंडली हमारे पास है, ठीक है ना। ठीक है। अब इसके अंदर अपन इसको फिफ्थ हाउस को एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। जब भी कोई एनालिसिस करेंगे ना, या कोई भी चीज करेंगे ना, तो कुंडली के बिना नहीं करेंगे, क्योंकि बिना कुंडली के क्या है, कोई चीज समझ में नहीं आती, है ना। हमेशा याद रखिए, जो करना है प्रैक्टिकली करना चाहिए। थ्योरेटिकली में चीजें समझ में जो, हाँ, थ्योरेटिकली जो चीज हो सकती है वो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फिफ्थ हाउस का जो मालिक है वो कौन है, वो है शुक्र, ठीक है ना। ये हमको आइडिया हो गया, शुक्र हमारा 12वें घर में चंद्रमा के साथ बैठा है, ठीक है, ये हमें आइडिया हो गया। अब हम थोड़ा सा स्लाइड को देख लेते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ हाउस का स्वामी कौन है, पहला तो एक ही। दूसरा, कारक कौन है फिफ्थ हाउस का, गुरु। दृष्टियां किसकी आ रही है वो देखना है, और दुष्प्रभाव जांचना है, ठीक है ना। तो पहले स्वामी को देख लेते हैं, स्वामी स्वस्थ है या नहीं है। शब्द को याद रखना कि स्वामी स्वस्थ है या नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, ये कुंडली हमने डाली, फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है वो है शुक्र। शुक्र 12वें घर में बली होता है, स्वराशि का है, बली होता है, मजबूत हो गया, है ना। चंद्रमा के साथ है तो और बली हो गया, ये तो बहुत बढ़िया है। अब शुक्र की डिग्री देखते हैं, वो है यहाँ पे 21.58 डिग्री, रोहिणी नक्षत्र, जो चंद्रमा का ही है। और चंद्रमा कुंडली के अंदर सेकंड हाउस यानी कि परिवार, वृद्धि और धन भाव का मालिक है, तो संतान देने के योग में है ये, और चंद्रमा के साथ है। शुक्र और चंद्रमा की डिग्री में 5 डिग्री का अंतराल है, दोनों एक ही नक्षत्र में। इसका मतलब तो 5वें घर का स्वामी स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 5वें घर का स्वामी स्वस्थ है, बढ़िया है। तो पहला पॉइंट तो हमें मिल गया, नक्षत्र भी मजबूत, हर तरह से मजबूत हो रहा है, काम हमारा बैठ सकता है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया पहला काम। अब हमें क्या देखना है कि इसकी शुक्र के ऊपर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि है क्या, शुक्र के ऊपर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि है क्या। तो सबसे पहले, जब भी आप दृष्टियां काउंट करते हो तो यहां से सूर्य की नहीं हो सकती, मंगल की नहीं हो सकती, बुध की भी नहीं हो सकती। केतु की अगर आप देखोगे तो नाइन्थ एस्पेक्ट्स है यहाँ पे, ठीक है। और केतु नाइन्थ एस्पेक्ट किस भाव से मार रहा है, जरा बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। किसी ने लिखा है पाप कत्री, नहीं, पाप कत्री नहीं है, ठीक है ना। पाप कत्री नहीं है, शुक्र पाप कत्री नहीं है, ठीक है ना। 5वां घर पाप कत्री है, ठीक है, ओके। देखिए, केतु जो है वो फोर्थ हाउस से, ठीक है ना, फोर्थ हाउस से जो है वो दृष्टि मार रहा है। अब फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस जो सर है, हाँ, सर वो बोल रहे हैं कि पांचवा भाव पाप हाँ, कर्तरी हाँ, में है, मैं किस समझ गया। शनि से। वो जी। वो मुझे समझ में आ गया, मैंने बोला उनको, ठीक है ना, ओके, समझ गया मैं, कोई बात। अब जो फोर्थ हाउस है वहां से दृष्टि आ रही है। अब वो जो फोर्थ हाउस है वो संतान को रोकने वाला भाव है, क्योंकि वो 5वें का 12वां है, और हर भाव का 12वां उसका व्यय करता है, सीधी सी बात है। तो चौथे घर से अगर कोई दृष्टि मार रहा है, समझिए भाई, अगर देश में कोई ये छोटी मोटी लड़ाई होती है तो कहते हैं चलो हो गया यार गृह युद्ध है, बाहर से लड़ाई होती है तो उसे आतंकवाद कहते हैं, तो समझ गए। तो चौथा घर क्या है कि भाई इसका दुश्मन है सबसे बड़ा, और वहां से वो दृष्टि डाल रहा है, और केतु बाधाएं। अगर मैं कहता हूं कि केतु की दृष्टि आ रही है, और मैंने जैसे कहा ना अशुभ ग्रह है तो 3 साल ऐसे डिले मार दो, तो केतु की दृष्टि है, तो इसका जो शुभ प्रभाव है शुक्र का या चंद्रमा का, वो दोनों का कमजोर कर देता है। दूसरी, कि जो शुभ दृष्टि है वो शनि की भी है, अशुभ दृष्टि, सॉरी सॉरी माफी चाहूंगा, अशुभ दृष्टि शनि की भी आ रही है, क्योंकि शनि की सेवंथ एस्पेक्ट आ रही है। और शनि जो कुंडली का अष्टमेश भी है और नवमेश भी है। नवमेश क्या करता है, भाग्य तो है लेकिन वो लेट भाग्य होता है, और शनि वैसे भी अशुभ है, और वक्रीय है। वक्रीय जो ग्रह होता है वो चेष्टा बली होता है, तो उसकी क्या है, ताकत ज्यादा होती है। और जब वो अपनी चेष्टा से, ताकत से जब स्ट्रॉन्गेस्ट हिट मारता है, ठीक है ना, 180 का हिट हो गया, अब उसको तो अपन साइड में, तो वो जब अपनी हिट मार रहा है, तो इसका मतलब दो जब अशुभ ग्रह कुंडली के देख रहे हैं, तो हमारा जो शुक्र की जो शुभता है उसको कमजोर कर दिया। यानी कि वो संतान तो देने योग्य है लेकिन वो बहुत कमजोर हो गया, यानी कि उसको टाइम लगेगा। यानी कि शुक्र ने ये नहीं कहा मैं संतान नहीं दूंगा, देगा, लेकिन वो बहुत टाइम ले लेगा, दिक्कत आ गई उसको। ये तो निश्चित हो गए हम कि हाँ यहाँ पे देरी होगी, देरी होगी, होगी, है ना। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा कि जिन्होंने भी कहा था कि पंचम भाव वो पाप का त्रिदोष में है,
दूसरा, कि पंचम भाव पे कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि है क्या? देखिए, शनि की हम्म। नहीं हो सकती, केतु की नहीं नहीं। हो सकती, मंगल की एक दो तीन चार चौथी है, नहीं हो सकती। तो यानी कि एक गुरु की शुभ दृष्टि है। तो इसका मतलब कि भाग्य में संतान तो है, भाग्य में संतान तो है ना। इसका मतलब कि हमें हो, गुरु की दृष्टि है ना, इसका मतलब हमें संतान तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब संतान का जो कारक ग्रह होता है, संतान का जो कारक ग्रह होता है वो कौन है? वो गुरु है। अब मान लीजिए कि ये लड़के की कुंडली है, ये लड़के की, तो लड़के की कुंडली में सूर्य भी कारक है, लड़के की कुंडली में। क्योंकि हमने कहा ना कि यहाँ पे देखो, मैंने स्लाइड पे लिखा है, यहाँ पे ये रहा, ये रहा, कि सूर्य पितृत्व का कारक है, पिता बनेगा ना, भाई संतान होगी तो पिता ही बनेगा। चंद्रमा माता तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं कि मजबूत बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ पे गुरु ठीक है, गुरु के ऊपर कोई दृष्टि है नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे नहीं, कोई नहीं है, ठीक है, स्वस्थ है। तो गुरु अच्छा है दोनों के लिए, दोनों के लिए गुरु देख लो। अब ये लड़के की कुंडली है तो यहाँ पे सूर्य, सूर्य के ऊपर किसी की दृष्टि है क्या? मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, सूर्य मिथुन राशि का भी है, ठीक है, कुल मिला के सूर्य राहु के आर्द्रा नक्षत्र में है, 8 डिग्री का, आर्द्रा यानी कि राहु का नक्षत्र, यानी कि आर्द्रा नक्षत्र के बारे में कहा गया है कि ये जड़ों का गुच्छा है, इंद्रजाल जिसे कह सकते हैं, जड़ों का गुच्छा। और राहु जो है वो यहाँ पे बैठा है, ठीक है, मीन राशि में, जो 12 नंबर फ्रूटफुल साइन है, संतान देने वाली राशि है, तो यानी कि संतान तो दे रहा है। लेकिन जो 10वां भाव होता है ना, वो क्या होता है, संतान का जब कैलकुलेशन करते हैं तो 10वां जो भाव है वो क्या है, प्राप्ति का 12वां है। इसका मतलब थोड़ा सा डिले करेगा, लेकिन है, संतान का योग तो है, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि संतान योग। तो हमें यहाँ पे अभी तक जो समझ में आ रहा है वो है कि डिले पे ही बात जा रही है, डिले पे ही बात जा रही है, ठीक है ना, अभी तक तो डिले पे ही जा रही है, अभी एकदम करेक्टली नहीं रहा। हाँ, पाप कत्री दोष है तो इसका उपाय कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी तक डिले पे ही जा रही है, कटा तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा मजबूत है, और वो इतने मजबूत है कि रिजल्ट देंगे, गुरु की दृष्टि भी है, तो 3 तो प्लस पॉइंट है ना हमारे, सूर्य भी तो बली है, वो भी प्लस पॉइंट है, 4 प्लस पॉइंट है हमारे पास, तो 4 माइनस पॉइंट है। तो अभी तक हम अटके हुए हैं कि हाँ हमें रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है ना। दृष्टि देख ली, अब दुष्प्रभाव जान लिया हमने कि भाई ये दुष्प्रभाव आ रहा है, जैसे कि कोई दोष बन जाए, वो है क्या, कोई पितृ दोष है क्या, नहीं है, कोई श्रापित दोष है क्या, नहीं है ना, कोई ग्रहण है क्या, नहीं है, अंगारक है क्या, नहीं है। यहाँ पे हमें पाप कर्तरी दोष मिल रहा है, जो पाप कर्तरी दोष क्या कर रहा है, हमें संतान के सुखों में कुछ ना कुछ कमी कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो अपन शनि केतु के अगर हम दोनों के मंत्र बीज या शांतियां या उपाय कराएं तो कुछ लाभ हमें हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है, ठीक है। ये तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है ना। तो यहां से हमने क्या किया, फिफ्थ हाउस का एनालिसिस। तो आपके पास जब भी कोई कुंडली आती है, इसको इस तरह से फिफ्थ हाउस का जब आप एनालिसिस करते हो, आपको सारे ही पॉइंट अगर नेगेटिव नजर आते हैं, तो फिर आप कहिए कि हाँ बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। जैसे कि अभी इसकी पत्नी की कुंडली में डालता हूँ, एक सेकंड, क्योंकि हमेशा दोनों कुंडलियां लेनी है हमको, ठीक है ना, हमेशा दोनों कुंडलियां। नीतू जी समझ में तो आ रहा है ना सबको? बिल्कुल अच्छे से सर। और जिसको वैदिक ज्योतिष पता है वो तो समझेंगे, और जिसको नहीं है, आगे हम कोर्स लेके आएंगे तो उसमें पूरी चीजें आएंगी, बेसिक से आएगा। यहाँ पे ये उसकी पत्नी की कुंडली है, ठीक है ना। यहाँ पे हम मोटा मोटे अगर देखें ना, तो देखे, जो शनि है वो धनु राशि में है, शनि है वो धनु राशि में है, कोई दिक्कत नहीं है, धनु राशि है तो ठीक है। और शनि जो है यहाँ पे 14 डिग्री का जो है वो यहाँ पे हो गया पूर्व साढ़ा नक्षत्र, जो शुक्र का है,
शुक्र यहाँ पे फ्रूटफुल साइन में है, जो संतान के लिए ठीक है, तो यानी कि शनि तो यहाँ पे ठीक दे रहा है। शनि गुरु की दृष्टि में भी है, तो ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बढ़िया योग बन रहा है। यहाँ पे एक जो माइनस पॉइंट क्या बन सकता है, एक तो केतु की जो दृष्टि है, केतु की दृष्टि बाधाएं उत्पन्न करती है, ठीक है ना। हमेशा इन्हीं चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। एक इनका जो कारक ग्रह गुरु है, कारक ग्रह जो गुरु है, वो 16 डिग्री का आर्द्रा नक्षत्र में है, ठीक है ना। अब ये राहु के नक्षत्र में जो चौथे घर में बैठा है, यानी कि 5वें से 12वां, तो यहाँ पे जो अड़चने है वो राहु केतु बना रहे हैं, राहु केतु बना रहे हैं। अब ये लड़की की कुंडली, इसमें चंद्रमा को देख लो, चंद्रमा यहाँ पे बैठा है मेष राशि में, ठीक है। चंद्रमा अश्विनी केतु के नक्षत्र में है, जो यहाँ पे 10वें घर के अंदर बैठा है, जो 11वें का 12वां होता है। तो यानी कि राहु केतु का बड़ा दिक्कत है, जो डिले बना रहा है, दोनों का डिले, इसका मतलब हाँ तुम्हारा काम बन सकता है। दोनों हो सकता है, 5 साल, कई बार होता है ना, 10 साल बाद साथ बच्चे हुए, 5 साल बाद हुए, तो ये डिले ही है और कुछ नहीं होता, ठीक है। इन चीजों को हम इस तरह से कैलकुलेट कर, तो पंचम भाव को हमेशा ही इस तरह से सूक्ष्मता से कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। बेसिक्स को हमेशा ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं जाना है, इसमें गोचर भी लगाना है, कब होगा, डिले है तो कब हो सकता है, कहाँ जाएं, ये गोचर में आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको फिफ्थ हाउस को कैलकुलेट जरूर करना है, ठीक है ना, कैलकुलेट। अब देखो फिफ्थ हाउस को जांचने का थोड़ा सा एडवांस है, एक कदम आगे बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए कि आप भविष्य में कहीं पे भी जाते हो, या अपने खुद एनालिसिस करते हो किताबों की द्वारा भी, तो आपको मैं एक पॉइंट देता हूं जिससे आप और ज्यादा उसको आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। इसमें एक नवमांस चार्ट, D9 चार्ट में संतान योग की पुष्टि, यानी कि जो आपका पंचम भाव है या पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह है, वो अगर नवमांस में मजबूत होता है, क्योंकि नवमांस क्या है, आप मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ पत्नी की कुंडली है, पति की है ही नहीं, तो पति की कुंडली, भाई अगर लगन, अगर कोई पत्नी की कुंडली नहीं है, मान लीजिए कहीं पत्नी की कुंडली नहीं है, तो जो पत्नी की कुंडली होगी वो 9 मास है, पति की कुंडली नहीं है तो वो 9 मास है, सीधी सी बात है ना। तो 9 मास जो है, और प्लस क्या है, ग्रह जो है, जन्म वैदिक ज्योतिष में एक ग्रह को नौ, यानी कि एक राशि को 9 नवमांसों में बांटा गया है। 3 डिग्री और 20 मिनट का एक नवमांस होता है, एक राशि को सूक्ष्मता से नोन, है ना। जैसे कई बार आप देखा होगा ना कि कोई लोग क्या करते हैं, अपनी कुंडली का पिक्चर भेज देते हैं, गुरु जी देखिए मेरा चंद्रमा क्या अच्छा है बुरा है। अब उनको ये नहीं पता कि वैदिक ज्योतिष है, मजाक नहीं है, वो ये नहीं करते, या ये देखते नहीं, वो कहते हाँ 7वें घर पे चंद्रमा बहुत बढ़िया है। वो ये नहीं देखते हैं कि भाई चंद्रमा कितने डिग्री का है, नवमांस में कहाँ गया है, क्या वो पुष्कर नवमांस में है, क्या वो नीच नवमांस में है, या जा भी है, चंद्रमा वैसे तो नीच नवमांस में नहीं आता है ना। ठीक है, तो जो भी है, तो आपको ये जानकारी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि हम पंचमेर जो शनि है, इसको जाके देखेंगे, और नवमांश कुंडली में वो सूर्य की सिंह राशि में है, और जो धनु धनु राशि है, यानी कि अग्नि तत्व ग्रह, अग्नि तत्व ग्रह है, और वो अग्नि तत्व ही राशि में चला गया है, तो तत्व वर्गोत्तम है वो। दूसरा कि जो शनि है वो सूर्य के नवमांश में गया है, और सूर्य जो है वो कुंडली में 12वें घर में, इसका मतलब थोड़ा सा डिले है, 12वां घर डिले करता है, और 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन भी है। तो जो शनि का नवमांश पति सूर्य है वो 12वें घर में है, और शनि कुछ छठे घर में, इसका मतलब तुम्हें थोड़ी सी मेडिकल हेल्प ले लीजिए, आप ज्योतिषीय उपाय के साथ थोड़ी सी मेडिकल हेल्प ले लीजिए, काम बन जाएगा। अगर आप ये वक्तव्य उनको कह देते हो, तो उनके काम बनने के आसार ज्यादा हो जाते हैं। प्लस आप नवमास में जाओगे तो पंचम घर में, या क्योंकि नवमास का पंचम, इसका मतलब ये, अगर ये कुंडली पत्नी की है तो ये पति है। अब पति की कुंडली के अंदर 5वें घर में मंगल नीच का हो गया, मतलब एक एक आइडिया से, तो यानी कि संतान का दोष तो दिख रहा है, मंगल नीच है, तो मंगल नीच है तो मंगल का उपाय करना पड़ेगा। तो यहां पे हमें ये चीज झट से पता चल जाती है। प्लस ये जो लग्न है, उसमें भी गुरु और केतु का दोष है, तो नवमांश को आपको थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा, मतलब अभी तो मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो, जिनको बेसिक का भी नॉलेज होता है, कई बार नहीं भी आता है ना, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन आपको एक चीज कहूंगा, संतान की बात कर रहे हैं, कि पंचम भाव का मालिक जो शनि है, उसको नवमांश में देख लो,
वो कहाँ पे है, यानी कि आपका जो ये गुरु है, यानी राशि का स्वामी गुरु स्वराशि का है, फ्रूटफुल साइन में है, बढ़िया है। लेकिन केतु के साथ गुरु चंडाल दोष में है, पीड़ा देगा, पीड़ा देगा, पछतावा देगा कि यार पहले हमने ट्राई नहीं किया, पहले हम जो है ये करते रहे कि पहले मैं 3 साल सेटल हो जाऊं, 3 साल के बाद करेंगे, वो 3 साल वो है, वो फिर डॉक्टरों के पीछे चक्कर काटते रह गए हैं। तो ये जो सेटिंग आती है ना ये दिमाग में, ये जो पछतावा होता है ना, ये नवमांस के लगन में जब दोष होता है ना, तब हमें ये पछतावा होता है। कोई कहता है ना कि यार पहले हम लोग ने प्लानिंग नहीं करी, पहले हम लोग ये सोचते रहे कि यार अच्छी नौकरी हो जाए, सेटल हो जाए, फ्लैट ले ले, उसके बाद संतान करेंगे। और फिर वो क्या होता है कि वो फिर वो प्लानिंग ही रह जाती है, फिर वो डॉक्टर, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन पे आ जाते हैं। तो वो प्लानिंग का दोष कब, हम अपने आप को पछतावा कब होता है, जब नवमास का लगन में दोष होता है। नव ये चीज आप गांठ बांध लेना कि नवमास के लगन में जब दोष होगा, तो हमें अपने जीवन में बस संतान हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो ये पछतावा रहेगा कि यार हमने पहले गलती कर दी, पहले हम कर लेते तो हो जाता। ये गलती यहाँ पे होती है, ठीक है ना। ये चीज हमेशा याद रखने वाला, ठीक है, ओके। अब और पंचम घर को भी देखना है, ठीक है। तो नवमांश में हमें क्या देखना है कि जो हमारा पंचमेश है उसकी ताकत को देखना है। D9 में संतान योग की पुष्टि, सीधी सी सरल है। इसको बहुत ब्रीफली कर सकते हैं अपन, बहुत ब्रीफली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन समय की बचत भी करना है। आप भी मेरे से बोर हो जाएंगे कि यार कितना बोलता है ये आदमी। और दूसरा क्या होता है ना कि ये भी हो जाता है कि यार क्या करेंगे, एक ही दिन में सारा सीख के, है ना। तो ये भी एक चीज होती है, ठीक है, चलो कोई नहीं, माफी चाहूंगा। अब देखिए इसके बाद एक जो मेन चार्ट होता है ना वो हमारी संतान का, वो है सप्तमांश, ठीक है ना, सप्तमांश, D7, सप्तमांश, ठीक है ना। ये क्या करता है, संतान का विशेष चार्ट है। और संतान, और इसमें लग्नेश जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने एक कुंडली खोली, यहाँ पे D7, ठीक है, D7, D7 का जो लग्नेश है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर फ्रूटफुल साइन आ गया ना, इसका मतलब एक प्लस पॉइंट यहाँ पे पहले पॉइंट पे आ गया। 11 नंबर है, फिर भी वो भी सही है। इसका जो स्वामी है वो सेकंड हाउस में, ये भी सही है, ये भी सही है। पंचम घर का मालिक बुध है, और बुध जो है वो चौथे घर में, ये माइनस पॉइंट है। अगर ये बुध सही होता तो ठीक था, कोई बात नहीं। देखो अगर है ना लगन कुंडली में दिक्कत है ना, तो आप फिर उसके पीछे वर्ग कुंडलियों में जाते जाइए, जाते जाइए, जाते जाइए, आपको हर जगह दिक्कत मिलेगी, ये निश्चित मान लीजिए। क्योंकि लाइन जो खींची गई है ना वो ऊपर, वो नीचे तक आएगी आएगी, सीधी सी बात है। भगवान ने अगर आपको वहां से चांटा मारा है ना, क्योंकि वो तो ऑनलाइन है, वहां से पढ़ा है ना, तो वो नीचे तक आके मिलेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे बुद्ध का चौथे घर में जाना, यहाँ का सप्तमांश का पंचमेश, क्योंकि सप्तमांश का जो पंचमेश है वो आपके अंदर की वृद्धि को दिखा रहा है। तो यहाँ पे माइनस पॉइंट हो गया, एक तो मिला ना। दूसरा कि जो शनि था वो तो बढ़िया था, वो तो बढ़िया था, लेकिन जो संतान का कारक ग्रह है वो सूर्य के साथ 8वें घर में है। वो कहता है कि 8वां घर क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, बड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट है, खर्चे वाला मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये चीज है, यही चीज को आपको पकड़ना है हमेशा कि हाँ, हम किसको क्या राय दें कि हाँ तुम्हें नारियल बांधने से बच्चा हो जाएगा, या नेचुरल हो जाएगा, या दवाइयां लेने से होगा, या कोई अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट कराने से ही होगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि तुम्हें अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट कराने से होगा, तुम्हारा जो डिले है वो हो गया। भाई जैसे कि 89 का था इनका, और आज की डेट में 35 36 साल लगभग हो गया, 36 38 36 37 साल हो गया अब, है ना। तो यानी कि अब लेट ही हो रहा है, अब कब होगा फिर, है ना। तो अब तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट में, वो भी अच्छे वाले मेडिकल ट्रीटमेंट में चले जाना चाहिए। फालतू के अंदर जगह जगह जाके अपना शरीर और अपना नाश करने का फायदा नहीं, सीधी सी बात होती है। भाई देखो जो आदमी को आता है वो बोल देना चाहिए, जो हो जो देखा जाएगा, ठीक है ना, बस। तो इससे क्या होता है, जल्दी से जल्दी आदमी को समझ में आ जाता है कि हाँ हमें करना क्या है, ठीक है ना। क्योंकि जो पंचमेश बुध है उस पर राहु की दृष्टि है, तो 12वां घर का राहु है, दवाई पानी लेनी पड़ेगी, और वो भी कौन सी, कि 2 3 4 6 महीने चलने वाली हो, ठीक है ना। तो ये चीज हमें इस जहां से, तो सप्तमांश इसको भी बहुत आराम से देख सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है ना वो है पंचम और लग्नेश, क्योंकि लग्नेश ही तो संतान का सुख है। तो लग्नेश अगर दोष में है ना, तो यहाँ पे जरूर देखना होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक पॉइंट होता है। आप
कभी भी कहीं पे भी जाएं, संतान का जब आपके सामने मैटर आए तो आप इन विषयों के ऊपर क्योंकि देखिए, जिनके बच्चे नहीं होते ना, बड़े दुखी होते हैं। और फिर वो जो आपके सामने आते हैं ना, तो हमें उस पे अर्निंग सोच के काम नहीं करना चाहिए, है ना। ये सोच के करना चाहिए कि नहीं यार, हमारी बहन है, हमारा भाई है, और इनको लाभ होना चाहिए। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे क्लाइंट हैं, जिनको नौकरियां नहीं लग रही है, 6 महीने बाद लग जाएगी, उनसे कमा लो पैसा, ठीक है ना। किसी की कोई और चीज हो रही है, वो संतान एक ऐसा सुख है जिसके लिए आपको कोशिश हो रही है जितना हो सके उतना संतान। तो इसलिए उसको आपको टाइम देना चाहिए, डीपली टाइम देना चाहिए। एक दिन का एक उपाय कभी नहीं कि हाँ, उसे कहोगे 2 साल का टारगेट लेके चलो, क्योंकि संतान होने में ही 9 महीने लगते हैं। तो इसलिए ये टारगेट लेके चलो कि कब हम सेक्सुअली काम करवाएं, कब हम उपाय करें, उपाय करने का मुहूर्त क्या है। ये पूरा का पूरा एक ट्रीटमेंट लेके चलोगे ना, जैसे डॉक्टर लेके चलता है, रिजल्ट देंगे आप। मैंने दिया है कई लोगों को, पता है मुझे। मैं आपको एक चैट बॉक्स में भी दिखाऊंगा कि 2023 में हमने किया था एक काम। अभी तो मेरे को याद नहीं है कि मिलेगी नहीं शायद, दिखा था मैं कि 2023 में हमने उनको एक एडवाइस दी थी। कल मेरे को वो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपकी ये जो अब काम करिए, फायदा हुआ। ठीक है, तो ये भी एक चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और आपको मैं बताता हूँ। बस 5-7 मिनट का और समय लेता हूँ, कोई 2-4 चीजें और बता देता हूँ, ठीक है। बृहस्पति की क्या भूमिका है, अपने बृहस्पति के बारे में समझ लिया। जन्म देने वाली शक्ति जो है ना आपके अंदर, वो बृहस्पति है। क्योंकि आपको संतान की इच्छाएं होगी तभी तो होगी ना। बहुत सारे लोग वो कहते हैं नहीं संतान चाहिए नहीं हमें, तो हम तो अपने ठीक है। तो जो संतान को देने वाली जो शक्ति है ना, वो सेक्सुअली बात नहीं, शारीरिक मानसिक सब कुछ स्थिति, सब कुछ ओवरऑल, वो बृहस्पति है। तो इसीलिए बृहस्पति को कारक कहा गया, ठीक है। ठीक है, बृहस्पति संतान सुख का कारक भी बृहस्पति है, ठीक है ना। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट देखना है, ठीक है। दूसरा कि पुत्र सहम, आपने सुना होगा, कोई जानता है क्या पुत्र सहम? पुत्र सहम एक पॉइंट है, जो लोग जानते हैं वो यस करिए, नहीं जानते वो नो करिए। इसका तो रिप्लाई कर ही सकते हैं, यस और नो। तो जो जानते हैं वो यस करिए, यस करेंगे तो मैं पूछूंगा नहीं कहाँ पे क्या है, नो करेंगे तो भी बता दिए। देखिए नो, बहुत सारे लोग नो कर रहे हैं, पुत्र सहम, ठीक है ना। ओके, बहुत सारे लोग नो कर रहे हैं। देखो आप नो कर रहे हो, इसका मतलब क्या, आज आपको एक नई चीज दे रहा हूं, है ना। आप उसको देखिए क्या है। पुत्र सहम क्या होता है कि संतान देने का एक पॉइंट होता है हमारे शरीर में ना। हर चीज का एक पॉइंट होता है, हमारी एक वीक पॉइंट होता है, एक हमारा प्लस पॉइंट भी होता है, ठीक है ना। तो पुत्र संयम एक पॉइंट है जिसके ऊपर जब बृहस्पति की दृष्टि आती है, क्योंकि बृहस्पति क्या है, जन्म देने वाली शक्ति और संतान सुख का कारक। पुत्र संयम पे जब दृष्टि आती है तो संतान का सुख प्राप्त होता है। कहाँ पे होती है, जब आप इस सॉफ्टवेयर में जाओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे हर तरह की सहम है, मृत्यु सहम, हर तरह की सहम है, ठीक है ना। सहम पे जाओगे और वहां पे जाके आप जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ये रहा, नहीं ये पितृ है, ये रहा पुत्र सहम, चिल्ड्रन के लिए। ये कहाँ बन रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र में, और ये कहाँ है, 3 डिग्री एक्यूरियस, यानी कि कुंभ राशि के अंदर 3 डिग्री पे बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुंभ राशि में ये जो है ना, कुंभ राशि खाली पड़ी है ना 5वें घर में। तो हर घर, हर मैं जरूरी नहीं है 5वें घर में आएगी, हर कहीं आ सकती है, कहीं पे भी आ सकती है ये। तो यानी कि अब कोई ग्रह, अगर अगर कोई ग्रह, खास करके बृहस्पति, अगर वो आपके धनिष्ठा नक्षत्र को हिट करता है, हिट मतलब दृष्टि से बात कर रहा हूं, है ना। हिट तो मैंने एक शब्द बोल दिया कि कैसे करेगा हिट, कैसे करेगा कि अगर वो अपनी पंचम दृष्टि से, मान लीजिए 5वीं दृष्टि से देखता है, जैसे आज बृहस्पति चल रहा है, सॉरी, मान लीजिए जून के अंदर, जून 2026 में बृहस्पति आ जाएगा कर्क राशि में, और जिस दिन कर्क राशि में आके बृहस्पति 3 डिग्री से लेके 5 डिग्री, यानी 1 डिग्री से लेके और 6 डिग्री तक रहेगा, तो वो क्या करेगा कि अपनी 1 से लेके 6 डिग्री तक जब वो दृष्टि डालेगा इस 5वें घर के ऊपर, और वो भी 3 डिग्री वाली इस पुत्र सहम के ऊपर, तो आपको जो है वो संतान के प्रति इच्छाएं या शारीरिक तौर पे इच्छाएं हो जाएगी। कई बार आप देखते हैं ना कि बच्चे आपके अभी छोटे भी, अब मान लीजिए आपके बच्चे नहीं है, शादी भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम दूसरों को बच्चों को देखते हैं तो एक अजीब सा प्यार उमड़ आता है। हम भी चाहते हैं यार ऐसा बच्चा, हमारे भी ऐसा बच्चा हो। कई बार ऐसा लगता है ना, क्यों, शादी नहीं हुई लेकिन लगता है कई बार, क्यों, क्योंकि कोई शुभ ग्रह
जैसे शुक्र है, बुध है, ये पुत्र सहम के ऊपर से गोचर कर जाता है। कई बार हमें लगता है यार बच्चे बड़े परेशान करते हैं यार, ये मेरे को तो जिंदगी में बच्चे नहीं करेंगे बड़े। क्यों भाई? जब शादी नहीं हुई तो भी करें। क्यों? क्योंकि उस समय उस पुत्र सहम के ऊपर जो है ना, तो वो कोई राहु केतु शनि मंगल ऐसे गोचर कर जाते हैं, तो हमें ऐसा फील आ जाता है। तो ये कई बार हम जो कुंडली में जो देखते हैं ना, ग्रह सिर्फ ग्रह नहीं है, वहां पे काम करने वाले बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स बहुत लगते हैं। ठीक है ना? तो पुत्र सहम एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अगर गोचर करता है ग्रह, तो आप उसका क्या लाभ ले सकते हैं कि हम पुत्र के लिए किया हुआ कोई उपाय, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि आपको गोपाल संतान नाम का स्तोत्र करना है। अब कब करूं? आप उस समय करिए जब आपके पुत्र सहम के ऊपर गुरु गोचर कर रहा हो, गुरु आपको दे रहा है लाभ और आप वो भगवान से मांग रहे हैं, तो आपको 90% चांस बनते हैं कि आपका काम पक्का हो। उपाय वही है कि भगवान के मंदिर जाके नारियल बांध दो, संतान हो जाएगा। लेकिन अब भगवान के मंदिर सब लोग जा रहे हैं नारियल बांधने, सबको होता है? नहीं होता, कईयों को होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अब उनमें से 50 लोग ऐसे उस टाइम पे चले जाते हैं जब माता बुला लेती है, उस उनका पुत्र सैम पे ग्रह चल रहा होता है, वो चला जाता है। तभी लोग कहते हैं कि यार बुलावा आएगा तभी जाएंगे, तो बुलावा उसी समय आता है माता का, ऐसे नहीं आता। तो यही चीजें होती है। तो पुत्र सहम पे जब शुभ ग्रह बृहस्पति का जब गोचर होता है, तो हमें उसका लाभ मिलता है। ठीक है? ये एक चीज आपको मैंने बताई है, जिसको आप जरूर रियलाइज करें। इसके बाद होता है बीज स्फुट। आपको जब पता ही होगा, पुरुष की जो सेक्सुअली पावर होती है ना, उसको देखने के लिए बीज स्फुट होता है, एक होता है क्षेत्र स्फुट। ठीक है? ये दो चीजें होती है ना? ये भी अपने सॉफ्टवेयर में आती है। ठीक है ना? यहाँ पे आ जाती है, ये नीचे आएगी। ये देखिए, बीज क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट। ठीक है ना? तो जो बीज स्फुट है 28 डिग्री CN, यानी कि ये आपका आश्लेषा नक्षत्र यानी कर्क राशि है। ठीक है? अ, तो ये जो कैंसर राशि में है 28 डिग्री, अब ये जो 28 डिग्री का है ना, इसके ऊपर अगर ग्रह गोचर करता है, तो हमारा जो शुक्राणु लेवल है ना, वो अच्छा हो जाता है। जब हम संतान की कोशिश करते हैं ना, तो हम ये चीज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर शुक्र गोचर कर रहा है तो लाभ हो सकता है, यहाँ पे अगर मंगल कर रहा है तो लाभ हो सकता है, इवन केतु भी। क्योंकि केतु भी संतान में पुत्र संतान का कारक होता है, और वो भी वीर्य को तीव्र कर देता है। आपको पता हो या नहीं हो, लिंग का जो बीच का हिस्सा है जहां से लिंग हाइड्रोलिक स्पीड में बड़ा होता है छोटा होता है, वो केतु का ही रूप है। यानी कि लिंग के अंदर जो पावर है वो केतु की ही है। ठीक है? ठीक है, अपन उस पर नहीं जाएंगे कि ये उसका अपना काम मैटर नहीं है, लेकिन केतु के पास यही ताकत है। तो महिलाओं के लिए क्षेत्र स्फुट, ठीक है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ ये इसकी जो सेक्सुअली पावर कब है, उस समय हम कार्य करें तो हमें नेचुरली फायदा हो जाए। तो नेचुरली जब हम रिजल्ट लाते हैं तो ये दो पॉइंट देखने हैं, बीज और क्षेत्र। नेचुरली अगर हमें करना है नेचुरल प्रोसेस में, तो बीज और क्षेत्र पे। अगर हमें उपाय के तौर पे या फिर ऐसे नेचुरली में भी कुछ लाभ लेना है तो पुत्र सहम पे, नहीं तो अगर हमें मेडिकल ट्रीटमेंट में जाना है तो पुत्र सहम पे। क्योंकि वहां पे बीज और क्षेत्र का मतलब ही नहीं है मेडिकल में। ठीक है ना? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है? ये चीज है। इसके बाद होती है शुक्र की भूमिका, प्रजनन शक्ति और दाम्पत्य सामंजस्य। इसको तो छोड़ दो, प्रजनन शक्ति पे आते हैं। क्या कोई बता सकता है कि शुक्र जो है वो पुरुषों के लिए होता है या महिलाओं के लिए होता है? मतलब महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए, किसके लिए प्रजनन शक्ति अच्छी करता है? देखिए, मीना जी ने कहा है पुरुष के लिए मेल 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 मेल। बहुत बढ़िया। तो यानी कि जो पुरुष हैं उनके लिए शुक्र, तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे फिर? जितेंद्र जी ओझा ने लिखा है दोनों के लिए, दोनों के लिए भी है। पुरुषों के लिए क्या है? मंगल। देखिए बढ़िया ना? तो हमेशा याद रखिए कि जो, क्योंकि पुरुष मंगल है मेष राशि, और स्त्री शुक्र की वृषभ राशि, दोनों मिलके फिर संतानें उत्पन्न करते हैं। तो शुक्र जो है वो पुरुष के लिए प्रजनन शक्ति को दिखाता है, और स्त्रियों के लिए मंगल। तो प्रजनन शक्ति का कारक जो है वो पुरुषों के लिए शुक्र है।
तो पुरुषों की कुंडली में शुक्र की जो है वो स्थिति देखनी है हमेशा। और जो स्त्रियां हैं, जो स्त्रियां जैसे ये कुंडली किसी स्त्री की है, ठीक है, तो इसमें मंगल की भूमिका देखनी है। तो मंगल 12वें घर में है। मंगल जो है वो यहाँ पे 22 डिग्री हस्ता नक्षत्र में है, चंद्रमा के, चंद्रमा 7वें घर में है, बढ़िया है। तो लेकिन 12वें घर में थोड़ा डिले कर देता है बस, ठीक है ना। इस पे बुध के साथ है, बुध अति शत्रु है इसका, तो वैसे भी कमजोर हो जाता है, ठीक है। कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि है कि राहु की दृष्टि है, तो यानी कि ये लड़की जो है इसके, हम ये कह सकते हैं कि इसका जो है वो अगर आप जांच करवाते हैं तो देखो कुछ ना कुछ कमियां जरूर आएगी, क्योंकि संतान नहीं हो रहा। लेकिन मंगल है, इसका मतलब क्या है, सेक्सुअली प्रजनन शक्ति में कमी आएगी, क्योंकि मंगल को राहु देख रहा है, ठीक है ना। ये चीजें डिले इसीलिए तो होता है, फिर डॉक्टर दवाई देता है, उससे फिर ताकत आती है, फिर कुछ भी खाते हैं नहीं खाते हैं जो भी है वो बाद की बातें हैं, ठीक है ना। ये चीजें इसके बाद होता है चंद्रमा, जो भावनात्मक हिस्सा। देखो चंद्रमा बहुत जरूरी है, ग्रह मैत्री मिला जाए भावनात्मक। जैसे क्या होता है ना कि चंद्रमा अगर मिलता है ना, तो शरीर में पानी का कभी कारक है, शरीर में खून का कारक है, खून में उबाल मंगल हो गया, खून का कारक भी है। तो चंद्रमा जब अच्छा होता है ना दोनों का ग्रह मैत्री में, तो क्या होता है, दोनों जो प्रोसेस है ना वो ज्यादा से ज्यादा करते हैं, बस यही काम। और चंद्रमा का क्या रोल है, एक होता है कि जस्ट बस वो संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक होता है वो बस अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, तो वो एक हमें फायदा देता है। बाकी चंद्रमा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। हाँ, मेन तो है ही, मातृत्व शक्ति का कारक है, लेकिन वैसे इसका नहीं है। देखो हर ग्रह ही कारक होता है। अब शनि, शनि क्या करता है, चाइल्ड बर्थ में डिले, क्योंकि शनि का काम ही है मंद संद सॉरी, शनि सॉरी डिले। शनि क्या करता है, चाइल्ड बर्थ को डिले कर देता है, उम्र में कमजोरी को दिखाता है, कभी कभी संतानों में कठिनाई पैदा करता है, ठीक है ना। शनि का ये रोल होता है, ठीक है। इसके बाद होता है राहु और केतु। ये क्या करते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जैसे कि पति पत्नी जो है वो नौकरी वाले हैं, अब वो सोचते हैं यार अभी तो प्रमोशन का टाइम है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, यार एक काम करते हैं यार, अभी वो उसकी नौकरी उधर लग गई, वो उधर है वो इधर है, ये हो जाता है। कई बार क्या होता है कि दोनों ये सोच लेते हैं कि यार नहीं यार अभी थोड़ा सा अभी अच्छा चल रहा है, अब हम थोड़ा सा एक बढ़िया फ्लैट व्लैट ले लेते हैं, बाद में कर लेंगे। ये इस तरह की बाधाएं लाते हैं। दूसरा कि बच्चा हो गया, कंसीव कर लिया, 3 महीने 7 महीने 8 महीने वहां पे गर्भपात करवा देते हैं। इसके लिए दिक्कत कुछ भी, 3 महीने 4 महीने वाला करवा देते हैं, ये कर देते हैं। दूसरा कि अब रोक लिया तो फिर मेडिकल के द्वारा संतान का कोशिश करते हैं, यार नहीं हो रहा, 4 साल हो गए, तो राहु केतु के जो पोजीशन है वो क्या है, मेडिकल से होना। या फिर जैसे 5 साल 10 साल हो गया, 8 साल हो गया, अब हो ही नहीं रही है, तो उनको अचानक संतान प्राप्ति दे देता है राहु केतु। अब वो आपको कैलकुलेट करना है ये कैसे देगा, लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि अशुभ ही नहीं होते हैं, इनको कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट के लिए क्या नियम है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम पंचम भाव को जब कैलकुलेट करेंगे तो वहां से हमें ये सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, हमें वो सारी चीजें निकल के आएगी पंचम भाव को कैलकुलेट करेंगे तो। सिंपल सा है कि राहु केतु देख रहे हैं, इसका मतलब राहु केतु ये कर सकते हैं, गर्भपात भी कर सकते हैं, है ना, ये कर सकते हैं, अचानक संतान को है तो रोक सकते हैं क्या। तो ये क्या है, राहु केतु के काम। अब अशुभ योग, योग भी है ना, दोष होते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने योग लिखा। पुत्रहीन योग जैसे कि श्रापित दोष, पितृ दोष, अमावस दोष, ये होते हैं। पंचम भाव पे शनि राहु का प्रभाव, या शनि राहु खुद बैठ जाए, पितृ दोष जैसा योग, ठीक है ना। तो ये कुछ योग होते हैं। अभी अपन क्या है कि मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी क्लास हो जाती है। अब मैं ये चाहता था कि 3 दिन का एक सेटअप करके इस क्लास को कंप्लीट करें, और 2 4 कुंडलियों पे करके, जिससे कि बहुत कुछ सीखने को मिले। लेकिन भाई अब अगर आप लोगों की इच्छाएं होगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इसको 3 दिन के विषय में लेके कि भाई पहला बेसिक, दूसरा आप जैसे आज स्टडी किया, तीसरा फुल प्रैक्टिकल डे, तो ये क्या है 3 दिनों के अंदर कंप्लीट होने वाला कार्य बन जाता है, तब जाके मजा आता है इसको, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स जैसे आज हमने पॉइंट पढ़ लिए, कल हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, परसों इसको फुल प्रैक्टिकल, आंख बंद करके सब लोग। तो ये होता है सीखने वाला, ठीक है, जो भी है। अब संतान प्राप्ति के जो योग होते हैं ना, बृहस्पति चंद्रमा की शुभ स्थिति, शुक्र बृहस्पति का संबंध गोचर में भी, तब जाके क्या होता है कि इसका बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। और संतान का अगर आप कोशिश करते हो ना तो बहुत अच्छे इसके लाभ हो जाते हैं। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है दशा को कैलकुलेट करना। हमेशा याद रखिए, बृहस्पति शुक्र और चंद्र, इनकी दशाएं प्रत्यंतरों में ही संतान के योग ज्यादा से ज्यादा बनते हैं।
अगर आप कैलकुलेशन में लाते हो ना कोई भी, तो आप ये देखिए कि ये लोग शुक्र चंद्रमा और बृहस्पति इनके छोटे छोटे परतंत्र चल रहे हैं ना, क्योंकि संतान के, आपको देखो जो ना जनरल नॉलेज रखना है कि कंसीव कराने में कोई बहुत बड़ी मतलब वो नहीं है कि हमें 6 महीने चाहिए। कंसीव आपके 1 महीने में भी हो जाता है। तो कई बार परतंत्र होते हैं वो 1 1 महीने 15 15 दिन के आते हैं। तो हम 15 दिन 1 महीने उनमें कंसीव करा सकते हैं, कर सकते हैं। तो जब बृहस्पति चंद्र और शुक्र के परतंत्र चलते हैं ना, परतंत्र सूक्ष्म में बड़े होते हैं ना 1 महीने का, तो वहां पे आप ये कार्य कर सकते हैं। तो संतान प्राप्ति की जो दशाएं होती है ना मेन, कि अब बृहस्पति चंद्र शुक्र तो मान लीजिए बहुत लेट आएगी, क्या करेंगे, उतने दिन बैठे थोड़ी रहेंगे। परतंत्रों का फायदा लीजिए कि जैसे शुक्र का परतंत्र आने वाला, जैसे कि कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। जैसे आज की डेट में मान लीजिए अपने पास ही कुंडली आई, चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, तभी तो कुंडली आई है। चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा शुभ है दशा में, तभी तो आई है कुंडली, है ना। अब आज की डेट में क्या चल रहा है इसको, ये 25 फरवरी से 26 जून तक ये जुपिटर, अब जुपिटर चल रहा है और दोनों शुभ ग्रह हैं, तभी तो कुंडली है। कुंडली खुद आती है चल के, हम कभी नहीं लाते, कुंडली खुद आती है, ठीक है ना। इसके बाद देखो कि आज क्या चल रहा है, आज हमारा चल रहा है ये देखो, ये 3 ग्रह चल रहे हैं देखो, कुंडली खुद आई है चल के, चंद्रमा गुरु और शुक्र ये चल रहा है, और यही हमारा मेन ग्रह है, ये चाहते हैं। तो जब ऐसे प्रेजेंट आप में देखिए इसमें आगे ना कि 12 अक्टूबर से लेके और 30 दिसंबर तक, तो आप कह सकते हो कि भाई इस समय में तुम सेक्सुअल एक्टिविटी पे थोड़ा सा ध्यान दो। मान लीजिए अगर किसी को सेक्सुअली से हो रहा है, तो हम कहेंगे दोनों मिलके सेक्सुअल एक्टिविटी पे थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा रेस्ट करो, दवाई पानी लो, छोटी मोटी जो भी हो सकता है, ठीक है ना, छोटा बड़ा। तो हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पे कंसीव कर जाओ, करवा दो, बस यही चीज है जो आपको सीखने और सिखाने को मिलती है। जैसे छोटे से प्रत्यंत्र आते हैं ना, ये देखिए 2 महीने का आ गया, ऐसे उठा लो, 1 महीने का, 2 महीने का। तो ये जो छोटे छोटे प्रत्यंत्र है ना, यही हमें लाभ दे देते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज है जो आपको सब कुछ सिखाती है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे हमें इसको फुल फ्रेम में कि 2 घंटे आपने दिए, 5 मिनट में कभी कुंडली विश्लेषण मत करना। ये अगर आप करोगे ना तो आपको फिर है ना, फिर क्या होगा पता है आपको, आपको वहां पे 1000 2000 रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन वो कभी पितृदोष बन के आपको आएगा, आपके बच्चों को आएगा। संतान के लिए अगर आपकी कुंडली आती है, तो आप कम से कम, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आप जो है वो 1 घंटे 2 घंटे दो, दोनों को ले, दो कंप्यूटर में बैठो खोल के, जैसे लिख के करो। क्योंकि उससे क्या है आप है ना, क्योंकि अगला है ना बहुत कुछ सोच के आपके पास है, कुल देवताओं को ऐसे, क्योंकि देखो कुंडली कभी आपके पास नहीं आती है, उसका भाग्य आपके पास लेके आया, और आप जब वो चमत्कार कर दोगे तो उसका भाग्य उजागर कर दोगे आप। कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा ना कि कुंडली खुद आई है, जैसे यहाँ पे देखो चंद्रमा शुक्र और गुरु तीनों की दशा अंतर्दशा पर, तीनों दशाएं शुभ है, तभी ये लेके आया ना मेरे पास कि गुरु जी क्या करें, टाइम हो गया। तो ये देखो, तो ये हमेशा है, तो प्राप्ति की दशा है इसलिए। अब इसको आप अपॉर्चुनिटी समझे कि यार इसमें अगर मैं चमत्कार कर देता हूँ, या फिर मैं 1100 2000 रुपए में अभी लेके ही काम निकाल दूं, तो ये चीज हमेशा अंतर। तो आप जब भी फलादेश करते हो तो ये अंतर, और आप भी अगर उसका फलादेश करते हो तो आप उसे यही कहो कि ये दशाएं बहुत अच्छी है, इसमें लाभ लीजिए। और उसको कहिए देखो एक दिन में नहीं होगा, तू मेरे पास आ, पैसे चाहे कम दे, जो भी देना जो वो अलग मैटर है, लेकिन तेरे को इतना टाइम लगेगा, मैं इतने टाइम तक ये चीजें बताऊंगा तब कर, आपको देखो लाभ होगा। फिर वो नहीं करता है ना, तो आपके माथे पे कोई कर्मिक दोष नहीं है, बस यही चीज आपको लेके चलनी है। और उसके बाद गोचर भी है, तो गोचर को अभी अपन छोड़ देते हैं। वैसे बृहस्पति का 5वें 7वें 9वें भाव पे गोचर होता है, तो विवाह के संतान के सॉरी योग बनते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने स्लाइड बनाई थी थोड़ी सी सिंपल है, बेसिक्स है। और अभी जो स्लाइड बनाई है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है जो आपने लिखा है, तो बेझिझक होके पूछिए, अपन इसको करते हैं। नीतू जी आगे बताइए आप क्या है ना, बाकी हम्म, समझ में आ गया सर आपको। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। आप ये बोल रहे हैं कि सिंपल बनाई है, बेसिक्स है। हमको लग रहा है कि कितना 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 डीप में जाया जा सकता है, कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब आपके लिए बेसिक है, हम लोगों के लिए बहुत डीप हो गया सर ये चीजें। नहीं नहीं, ये डीप नहीं है एक्चुअलिटी में, क्या है, ये बेसिक्स पॉइंट है हम्म। कि अब आप हाँ सर। सबको लिखना है, आपको ये लिख के आगे बढ़ना है। जी संतान हो जी। नहीं, अगर किसी को संतान नहीं हो रही उसको पूछो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है वो। मेरी जानकारी में है, मैं सर को बहुत सालों से जानती हूँ। इनकी पहचान में मैं नाम तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी उनका,
लेकिन उन्होंने दसियों जनों को दिखाया, हर जगह से हार चुके थे, सर ने चैलेंज करके लिया। और ऑफ कोर्स देखिए, चार्ट में अगर योग ही नहीं होगा तो वो पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर ने उनका करवा के दिखाया। तो मतलब ये इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बोल रहा है। तो सर, किसी ने चैट में भी लिखा है कि आपने बहुत ही डीप में बताया, और ऐसे विवाह के बारे में भी। तो जैसे आप लोगों की इच्छा होगी, आप लोग लिखिएगा ग्रुप में, तो हम उस तरह के पेड कोर्सेज लेके आएंगे। अभी फिलहाल जिसके भी कोई क्वेश्चंस हो तो अपने जूम हैंड रेज करिए। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपने जूम हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। सर, किसी के क्वेश्चन को आपने मतलब क्वेश्चन मुझे पूछने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही लोगों को। क्वेश्चन के भी बहुत आगे आगे तक आपने इतना समझा दिया है कि उसको भी क्वेश्चन नहीं, लगता इसका है मतलब क्या है, इसका मतलब सब समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया। नहीं सर, उससे भी आगे की चीज बता दी है। नहीं तो नहीं वो ऐसा। सब चीजें एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लगता है, लेकिन क्लास सच में ही बहुत अच्छी है। और देखिए, लोगों ने लिखा है कि पीएचडी लेवल की क्लास थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक्स है अभी, और बेसिक्स ही है ये। हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छा पढ़ाया। और जयेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, एकदम मतलब बहुत डिटेल में D7, D9, बीच स्पोर्ट, और ये जो तकाका का एक भाग है, साम सया क्या बताया था, समासा सहम सहम। 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 हाँ, वो तजाका का एक पार्ट है। तो बहुत ही मतलब टोटालिटी में एक ही टॉपिक में से बहुत मतलब चारों मतलब तरफ, आठों दिशाओं में 32 पदों को और 45 देवताओं को सबको कवर कर दिया ज्योतिष के। संतान का पॉइंट है ना, तो इसलिए क्या अपन को बारीकी से देखना पड़ेगा, बारीकी से जी। मतलब कि भाई हाथ तो सब जगह ही मारने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे पास आया है वो व्यक्ति कहीं और से भी घूम के आया है। तो हमें एक क्वालिटी तो बनानी है ना। आप सब लोग वही क्वालिटी में रहोगे ना। मतलब जैसे कि बाकी सब भी, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी मित्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनको वही क्वालिटी में रखना है। ये नहीं है कि हाँ गुरु गोचर कर रहा है 2026 में सबको संतान हो जाएगी, 2026 27 में दुनिया खत्म होने वाली है, वो ज्योतिषाचार्य अपन को नहीं बनना। तो तो ये सही। कहने का मतलब है ना, मेरी बातों का कोई बुरा ना माने। मीना जी जी का जी। एक क्वेश्चन है। मीना जी हाँ मीना जी पूछिए। बोलिए, मीना जी बोलिए। क्वेश्चन नहीं है। नमस्कार सर, कैसे हो? बस आनंद मना है। मुझे नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया क्लास में, इतना डीप स्टडी। टफ तो है याद करना इतनी सारी चीजें भी, क्या क्या, लेकिन थोड़ा बेसिक आता था इसलिए समझ आ गया। बहुत ही नाइस क्लास, मैंने ही लिखा था पीएचडी लेवल की थी ये क्लास। आप ऐसा इसको लग रहा था कि अपर क्लास में पहुंच गए हम। आप इसको नहीं, नहीं, ये क्या अच्छी होता है क्लास। ना, ये क्या हुआ है थोड़ा सा, क्या है कि इसमें ये मानता हूं मैं कि नीतू जी ने कहा कि एक दिन में करिए, जबकि ये क्लास 3 दिन में होनी चाहिए, है ना। यस। क्योंकि हम्म। हाँ 3 दिन में क्या होता है ना, अपन इसको अभी कभी भी होता है ना, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो विषय होते हैं ना, जैसे इसमें 3 दिन का मतलब क्या होता है, पहले दिन क्या होता है अपन लोग बेसिक करते हैं, दूसरे दिन उस पे काम करते हैं, तीसरे दिन प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन क्या है, सबका प्रॉब्लम है कि 3 दिन 3 सेम स्टूडेंट नहीं आते, वो भी दिक्कत है। तो इसलिए इनका भी नहीं, हाँ अगर ये कोई पैड कोर्स होता तो जरूर ये 3 दिन भी लाते, है ना। तो इसीलिए क्या है कि कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। नीतू जी आगे कभी भी आप भविष्य में करिए तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, चाहे आप 5 रुपए भी लीजिए या 10 रुपए भी लीजिए, जूम का सब्सक्रिप्शन ही लीजिए, लेकिन 3 दिन का ले, क्योंकि 3 दिन में क्या था ना कि जब हम अच्छे प्रैक्टिकल, मैं चाहता हूँ कि अपन स्टूडेंटों के साथ मिलकर प्रैक्टिकल करें तो आनंद और ज्यादा है, ठीक है हाँ, ना। मतलब सर की मैं एक ये चीज खास बात बताऊंगी। हम्म। चाहे वास्तु का कोर्स हो, चाहे ज्योतिष का, अष्टक, सर लाइव क्लास में से लोगों का उठाते हैं और उनके चार्ट की वहीं प्रिडिक्शन करके देते हैं, और हर बार एक्यूरेट निकलती है। ऐसा ये कुछ नहीं। यही चीज होती है मैम, कई लोग ना डर जाते हैं लाइव प्रेडिक्शन करते नहीं हुए। नहीं, वो करते हैं। तो वहां से लगता है कि रटा रटाए करवा के जाएंगे, जो लाइव प्रेडिक्शन देते हैं ना, वहां से थोड़ा सा हाँ, अपने आप को भी हो जाता है कि नहीं, हम सही जा रहे हैं, इनसे और आपको भी सही जगह क्वालिटी सीख समझ में रहे आ हैं। ही रही है। विवेक जी, आप हम्म। पूछिए। हाँ नहीं, सर। मैंने इनका वहां भी देखा, इनके यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं सर के। सर जी। हम्म। हाँ विवेक जी, पूछिए। हाँ जी, सर धन्यवाद, बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। पर छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन है, छोटे छोटे, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जरूर पूछिए, बोलिए बोलिए, पूछोगे नहीं तो सर पता कैसे मैं चलेगा। ये जानना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल में बहुत नजदीकी समझो मेरी बात कर रहा हूँ। और नवमास कुंडली है मेरी, उसमें पंचम स्थान में तुला राशि है।
और हम्म। तुला राशि में शुक्र और मंगल दोनों बैठे हुए हैं। हम्म। ऊपर गुरु की दृष्टि है, लग्न में गुरु बैठे हुए, मिथुन मिथुन लग्न में, नवमांश में। हम्म। तो मेरी दो लड़की है। हाँ, हम बोलिए। एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पुत्र का भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि नवमांश कुंडली में सप्तम स्थान में शनि भी है। और देखो, मेरी मेरी अ, मेरी बात जी सुनो, मैं आपको ये भी यहाँ पे रोकता हूँ। जी नवमांश कुंडली में जो पंचम भाव की स्ट्रॉन्ग और माइनस पॉइंट होता है वो देखा जाता है। तो आपका जी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए दो बच्चे हो गए आपके, ठीक है ना? जी ठीक है। जी अब लड़का हुआ या लड़की हुआ, वो जी आपको जन्म कुंडली जो है वहां से, जी जैसे तीसरी संतान की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है नाइन्थ हाउस, ठीक है ना? जी तो जी नाइन्थ हाउस को जन्म कुंडली में देखें और नवमास को बाईपास करके आपको जाना चाहिए डी डी7 चार्ट के, आपके जो है वो नवम घर के ही ऊपर, ठीक है? ओके। तो आपको, क्योंकि डी7 चार्ट पूरी संतान का भी है और वो भी सर मैं वहां। एक सेकंड रोक रही हूँ। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये यूट्यूब पे जाएगी, ये इलीगल है। इसके बारे में पूछना भी और बताना भी, इस पे सजा भी हो सकती है, तो मैं ये क्वेश्चन मैडम बाईपास करें। जिस एस्ट्रोलॉजी के नहीं, माध्यम से सिर्फ जानना एस्ट्रोलॉजी चाह रहा में था। भी, सॉरी। एस्ट्रोलॉजी में लोगों को जेल हुई हुई है, मुझे पता है। तो अरे प्लीज इस बाप रे। क्वेश्चन को बाईपास कर दे। कोई किसी बात का नहीं, gender सॉरी। बताना, किसी का डेथ का बताना, ये दो हाँ चीजें हाँ। मना है, इलीगल है ओके। मतलब। नो प्रॉब्लम, अभी नहीं पूछूंगा, हाँ, सॉरी उसके लिए। मुझे नहीं ये और जानना क्वेश्चन था, ये पूछिए। भूकुट में नवम पंचम योग कैसे देखा जाता है, एक ये पूछना था। भूकुट में नवम पंचम। मुकुट हाँ। में नवम पंचम योग नहीं होता है, दोष होता है। मुकुट में तीन तरह के दोष होते हैं: ओके। षडाष्टक, नवम, नव पंचम और द्विद्वादश। तो मुकुट में क्या है, हाँ, दोनों का जो चंद्रमा होता है उनकी राशियों का जो मिलान है, जिसमें जी जी। पुरुष की राशि से अगर वो स्त्री की राशि नवम हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी राशि मेष है और आपकी पत्नी की राशि अगर वो धनु हो जाएगी, तो वो क्या होगी, नवम। और वहां से अगर नवम से अच्छा। गिरेगा तो वहां से आपकी राशि पंचम हो जाएगी, तो वो बन जाता है नवम बराबर। पंचम दोष। तो वो पुत्र संतान के लिए डिले कर देता है, थोड़ी सी दिक्कत दे देता है ये, ठीक है ना? ओके। ओके। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। ईरा जी पूछिए आप। नमस्कार सर। नमस्कार। आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई कुछ चीज़ों में। मुझे एक चीज़ आपसे बस पूछनी थी। जैसे ही हम लोग ये कूट मिलान करते हैं, मुकुट। हाँ बिल्कुल हम्म। करते हैं, हम्म। और उसमें एक चीज़ होती है जैसे नाड़ी होती है। आप मान लीजिए हमारी तीन नाड़ियाँ होती हैं, आदि मध्य और और अन अंत्य, आद्य मध्य अंत्य अंत। नाड़ी। हाँ, तो हमने उसके कॉम्बिनेशंस देख लिए। अब किसी चार्ट में हम्म। मान लीजिए कि हमारे सॉफ्टवेयर से नहीं मिलते हैं, ये क्या नहीं? नाड़ी नहीं मिलती है, तो उसके बाद कहा जाता है कि हम राशि पे जाएंगे, राशि नहीं, नहीं, देखेंगे। नहीं, 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 क्या क्या बोले आप? शायद बोलने में गलती करी। जी। सॉफ्टवेयर से क्या नहीं मिले, क्योंकि वो तो नक्षत्रों पे होता है कि ये नक्षत्र वालों की आद्य है, इनकी मध्य है और इनकी जो है वो हाँ हाँ सर, अंत है। तो तो वही वो मैं तो बतला रही सॉफ्टवेयर हूँ। क्या तो अगर उसमें, हमने देख लिया सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन रोल अगर ही नहीं है ना। मिलता है। सॉफ्टवेयर का क्या रोल है उसमें? नहीं सर, मैं सॉफ्टवेयर का ये बोल रही हूँ कि इसके साथ साथ नाड़ी मिलान जो हमारा होता है, ये हम जब देखते हैं तो हमने, मान लीजिए हम सॉफ्टवेयर से देख रहे हैं तो हमने देख लिया कि हमारी नाड़ी मिलती है नहीं मिलती है। तो सॉफ्टवेयर ने तो अपना एक डाटा दिया हुआ होता है। तो ये कहते हैं ना कि हमें नक्षत्र भी देखना चाहिए, हमें राशि भी देखनी चाहिए, प्लस नक्षत्र पद देखो, भी देखना चाहिए। देखो, मैं आपको बता देता हूँ। जी, मैं आपको एक वो चीज बता थोड़ी सी देता हूँ। क्लैरिटी चाहिए थी। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, प्लीज। कि मेरा जो सिस्टम है, मैं अपने सिस्टम से बताता हूँ, दुनिया क्या कहती है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? है ना? ओके। कि जी हाँ, क्योंकि देखो, ये क्या होता है कि ये जो नाड़ी के अंदर जो ज्यादा खोजबीन होती है ना, कि अपन राशि देखो, नक्षत्र जी देखो, जी वो जी। देखो, वो कब होता है? जब लेट मैरिज होने वाली हो जाती है, ये लड़का लड़की प्रेम संबंध में है, अब कहीं ना कहीं उंगलियां करो इधर उधर, ठीक है ना? वो हम्म है। नहीं हम्म। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो जिंदगी में शादी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, एक बार जी होती है। जी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप अच्छा स्वस्थ होके ही कार्य करें, मैं तो यही मानता हूँ। हम्म मैं तो जब हम्म। कुंडली मिलान करता हूँ तो स्वस्थ कुंडली मिलती है तब हाँ है, नहीं तो अपन तो हाथ जोड़ लेते महाराज, अपने समझ में नहीं आएगा। ओ। क्योंकि किसी का जीवन नुकसान नहीं करते। कई केस ऐसे होते हैं जहां पे हमें चुप रहने से लाभ मिलता है, ठीक है जी ना? तो आपको ये जो है ना कि भाई, क्या होता है ना, कई जैसे आद्रा नक्षत्र जी है ना, कृत्तिका नक्षत्र है, ये दोनों राशियों जी में आ जाते हैं भाई, जी है ना? जी
अब कृतिका वृषभ मेष में भी आ गया और वृषभ में भी आ गया। जी। तो क्या होता है, लेकिन नक्षत्र तो दोनों में मान लीजिए एक हो गया लड़का लड़की का, तो वो तो मध्य नाड़ी हो गया या कुछ भी नाड़ी हो गया। हम्म। लेकिन हम्म। हम कहेंगे नहीं यार, राशियों का फर्क है। हम्म। लेकिन नक्षत्र की जो क्वालिटी है वो तो सेम ही है ना। बात समझ गए मेरी बात। हाँ, समझ नक्षत्र गई, की तो समझ गई। क्वालिटी सेम ही है ना। जी जी जी। उनका मालिक तो एक ही है ना। जी। राशियों का फर्क होने से ठीक है, थोड़ा बहुत अंश कम आ गया तो कुछ हम्म। समय पे इग्नोरेबल है, कुछ जगह में। लेकिन यार हम रिस्क कैसे ले सकते हैं किसी के जीवन के बारे में? तो मैं तो अपना अनुभव कहता हूँ, मैं इस चीज को मानता नहीं। अच्छा। मैं किसी जी। के मैं इस रिस्क नहीं लेता। कुंडली हम्म। मिलान में कभी रिस्क नहीं लेता मैं। हम्म। ये मेरा एक पर्सनल मानना है। तो मैं जी। इसके अंदर हाँ। फिर क्या होता है, वो जैसे प्रेम विवाह है, अब भाई वो लड़का लड़की करेंगे, गुरु जी कुछ ना कुछ टोटका निकाल दो जिससे कि कुछ उनको मानसिक तौर पे शांति हो जाए। तो कहते हाँ इसका दूसरा पद है, इसका तीसरा पद है, जाओ मजे करो। करो। वो ओके। ओके। ऐसे तो हम नाड़ी को शांति करा देंगे। ऐसे तो हमारे पास और भी टोटके हैं कि भाई लड़की का नाम जो है वृश्चिक राशि का निकाल दो, लड़के का उसका मीन राशि का निकाल दो, और वो दोनों ब्राह्मण वर्ण के बन जाएंगे, ब्राह्मण वर्ण को दोष लगता नहीं है। जाओ एंजॉय करो, ये भी हो जाएगा है। ओके। तो ये थोड़ा सा क्या है ना कि देखो, देखो विवाह, संतान, ये दो एक ऐसे पॉइंट है जहां पे मैं ये मानता हूँ कि ज्योतिष आचार्य को लाभ, अपना लाभ नहीं देखना चाहिए। जी। बस। बाकी वो हर इंसान का अपना महत्व है जो कर। ठीक है ना। थैंक यू सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और ऐसे लगता है कि ये अथाह समुद्र है, कितना भी सीख लें पर हमेशा लगता है कम है, कम है। मतलब आपने बहुत से ऐसे पॉइंट्स बताए जो हम लोगों को पता ही नहीं थे, और ग्रुप में सब लोग मुझसे अग्री करेंगे। तो बाकी हम सर कल ग्रुप में मालूम करेंगे लोग क्या इंटरेस्टेड हैं आगे कैसे करने में। तो आज आप आए सर, आपने इतना टाइम दिया और हमें इतना कुछ सिखाया, तो आपके दिल से आभार मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और शुभ रात्रि सर। धन्यवाद। थैंक यू नरेंद्र सर। धन्यवाद और धन्यवाद पांडे जी, थैंक धन्यवाद। यू सारे पार्टिसिपेंट्स का। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। और अभी अगले वीक में जो कार्यक्रम है उसमें, कल तो सर्वतोभद्र चक्र के क्लास रहेंगे, पेड क्लास है वो। उसके अलावा फिर बृहस्पतिवार को प्लान कर रहे हैं लाल किताब का, डॉक्टर सुकेश त्रिखिया जी के क्लास रहेंगे। फिर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मोबाइल न्यूमरोलॉजी के क्लास है। और इसके अलावा बुधवार को भी सर्वतोभद्र चक्र के क्लास रहेंगे। सारी जानकारी आप ग्रुप में ध्यान रखिए और उसी उसका लाभ लीजिए। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड नाइट धन्यवाद एवरीबॉडी। धन्यवाद।